चलो जी, एक बार इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे मोटे मोटे पॉइंट लिख लेना, इस पे पेंसिल है ना। चलो, ठीक। देखो, सबसे पहले हमारे देश में 1914 का एक्ट आया है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट था ये, IMVA, जिसको बाद में चेंज करके सिंपल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 बना दिया इसको। ठीक है, बट ध्यान रखना, अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए लेकर आए थे इसे, ठीक है ना। इसको फिर जो है आज़ादी के बाद, जैसे 139 के ये चेंज तो कर दिया, लेकिन आज़ादी के बाद इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता महसूस करेगी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है काफ़ी समय तक जो है ये चलता रहता है, और उसके बाद जो है 14 अक्टूबर 1988 इसको असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट साहब की। और अब किस नाम से आया है, अब द मोटर व्हीकल्स एक्ट के नाम से आया है, 1988। ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्टिव लिख लो इसकी, सिंपल। टू रेगुलेट, ऑब्जेक्टिव लिखो नंबर 1 पे, टू रेगुलेट नेशनल ट्रांसपोर्ट, नंबर 2, टू रेगुलेट इन फर्दर with the registrations of vehicles, of the vehicles, to regularize, number third का भी, to regularize the fast increase of commercial vehicles along with the personal vehicles. Next objective लिखो, to maintain pace with the development ongoing development। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो इसमें, concerns for road safety, road safety standards, कोमा डाल के, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कोमा, पोल्यूशन and transportation of hazardous and explosive materials,
लास्ट करो, लास्ट ऑब्जेक्टिव बनाओ। ट्रैकिंग डाउन ट्रैफिक ऑफेंडर्स, ट्रैकिंग डाउन ट्रैफिक ऑफेंडर्स। ठीक है जी। ये इसके अलावा ये लगभग लगभग हर पेरेट में आप ये पढ़ोगे। ये लिख लो जरा, कॉमन लिख लो, कॉमन ऑब्जेक्टिव लिख लो। टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, simplify the procedure and policy liberalizations, liberalization for private sectors। एक केस लो लिखो, M.K. कुन्ही मोहम्मद, KUNHI कुन्ही मोहम्मद, इकट्ठा ही मोहम्मद लिख लिया, वर्सेस PA, P फॉर पटना, A फॉर अहमदाबाद, PA अहमद कुट्टी, 1987 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें पर्पस बता रखी है बेसिकली। ठीक है ना, कि ये एक्ट जो आया है इसके पीछे का पर्पस क्या है। ठीक है ना, तो ये जरूर देख लेना, बेसिकली डाल के देता हूँ। इतना नहीं है ना। जी सर। अरे एक इसमें डाल दिया मैंने, ADA में डाल दिया। ये अलग अलग वो बने हुए हैं ना इसमें। ये चलो, आपको तो मेरे ख्याल उसमें कल ही डाला है शायद, है ना, हमारी कल ही रिक्वेस्ट आई थी इसमें। इस बार PT में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का। 3-4 बच्चों से बात नहीं हो पाई मेरी, है तो 20 से ऊपर ही। एक लड़की है तमन्ना, मोस्ट प्रोबेबली हो गया होगा, बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार लड़की है। बस पता नहीं है, हर बार ना रह जाती थी, इस बार PT निकाल दिया होगा, पता नहीं मेरे ये नंबर नंबर क्या, फ़ोन चेंज किया है, कुछ एक नंबर रह गए। एक लड़की तमन्ना है, एक नवीन जी हैं, वो एक्स सर्विसमैन है, उनको रेट लगानी पड़ेगी क्योंकि पॉलिसी पड़ी अजीब है, तो कल बात हुई है, उनका मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एक लड़का और है जिससे बात नहीं हुई है, रोहित। ये तीनों बच्चे होते तो बड़ा मजा आता।
फिर 20+ लिखता, मैं 22 लिखता, बहुत अच्छा लगता। हाँ चलो जी। कौन सा? ना, उनका नहीं। वो उन्होंने नेट दिया था, वो नेट की तैयारी तैयारी कर रही थी वो लड़की। और मुझे, हाँ दिया तो है। यस यस, उस लड़की ने तो दिया, हिमानी ने, हिमानी ने दिया तो है, लेकिन रिजल्ट नहीं बना उसका। और अपने सीए था वो, फिर उनको तो बेसिकली क्या है, अगर टेस्ट वगैरह देना है और तैयारी पूरी करनी है तो लाइसेंस रेंट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल वो नहीं कर पा रहे हैं। चलो आ जाओ, दिख रहा है? ठीक है, फटाफट फटाफट जितना रिलेवेंट है उतना कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि जिस जिस किसी स्टेट में सिलेबस में है ये तुम्हारा, ठीक है जी, उससे तुम्हारा काम चल जाए, ठीक है ना। चलो जी आगे आगे। 14 अक्टूबर 1988, डन। And act to consolidate and amend the laws relating to motor vehicles. Yes, motor vehicle से related laws को consolidate करना है और जब जब जरूरत पड़े उनको amend करते रहना है। Be it enacted by Parliament in 39th year of Republic of India, छोड़ दो। Show title commencement, this act may be called the MACT Act, ठीक है जी। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, 2019 की आ चुकी है अमेंडमेंट, ठीक है जी। और कौन सी डेट पर आया है ये आया है 1 जुलाई 1989। जुलाई चल रहा है ना अभी, बढ़िया महीने में होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दो डेफिनेशंस में आ जाओ, एरिया छोड़ दो। आर्टिली आर्टिकुलेटेड व्हीकल मतलब एक मोटर व्हीकल टू विच सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड। ट्रेलर अटैच करना पड़ता है, देखा हो ना जो ट्रक होते हैं, कई एक पर्सन ना जिसके अंदर वो जो ट्रेला होता है पीछे, वो ऐसे अटैच होता है, ठीक है ना, वो आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स बोलते हैं उसको। एक्सेल वेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, आरसी की बात हो रही है, मतलब सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट ए मोटर व्हीकल हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4, ठीक है जी, चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है, सर्टिफिकेट उसी को मानेंगे। छोड़ दो कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर्स लाइसेंस छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, ये सिंपल है। कंडक्टर समझिए क्या क्या होता है, वो जो टिकट काटता है बेसिकली। कंडक्टर उसको बोल देते हैं, एक तो ड्राइवर होता है जो दूसरा जो बंदा बैठा होता है बड़ी बड़ी गाड़ी में, उसको बेसिकली कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैक्सी कैब मोटर कैब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ड्राइवर इंक्लूड्स इन रिलेशन टू ए मोटर व्हीकल विच इज नॉट, ये 9 देख रहा हूँ सेक्शन 2 का। ड्राइवर इंक्लूड्स इन रिलेशन टू ए मोटर व्हीकल विच इज ड्रॉन बाय अनदर मोटर व्हीकल द पर्सन हु एक्ट्स एज ए स्टीयर्समैन ऑफ द ड्रोन व्हीकल, ठीक है जी, स्टीयरिंग वाला, स्टीयरिंग संभालने वाला बंदा, ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस, चलो जी, चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग जिसको लाइसेंस मिला हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बस, यस वो भी आ जाएगी, है ना, स्कूल बस। फेयर छोड़ दो, गुड्स छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कैरी स्कूल सब छोड़ दो, हैवी पैसेंजर छोड़ दो 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 छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है आपके। ओमनी बस, ये 29 देख लो जरा। मतलब कोई मोटर व्हीकल कंस्ट्रूड और अडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 बंदे, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़कर, यानी 7 सीटर, ठीक है। एक ओमनी वैन करके भी आती थी, देखी तुमने, मारुति की पुरानी मूवीज देखी जिसमें बच्चे किडनैप करते थे, वो ऐसे खर करके, वो ओमनी वैन बोलते थे उसको, ठीक है ना। बहुत अच्छी आज भी, वो इतनी शानदार गाड़ी है, बस मारुति उसको उतारती बाद में, पहले वो बिकनी शुरू हो जाती है। बहुत खतरनाक गाड़ी है वो, कहीं पे भी नहीं रुकती। चलो जी, परमिट प्राइवेट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्राइवेट 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 सर्विस व्हीकल पब्लिक प्लेस। छोड़ दो, आगे कुछ नहीं है। ये 12A देख लो जरा, इसी के अंदर 12A देखो।
देखते सोच लिए ले गया। चलो 12 ही देख लो जरा। अरे है ही नहीं, देखो जरा बैठ में है। चलो बैरक से पढ़ लेते। गोल्डन आवर्स मतलब टाइम पीरियड लास्टिंग 1 घंटा फॉलोइंग ए ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, जिस समय इंजरी लगी है उससे पहले से 1 घंटा, ठीक है ना, ड्यूरिंग विच देर इज ए हाईएस्ट लाइकलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ। जिस 1 घंटे के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटीज थी कि डेथ को प्रिवेंट करवाया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर। कैसे? तुरंत, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत मेडिकल केयर पहुंचाकर उसको। ठीक है जी, इसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। ये आगे सेक्शन आएगा उसके अंदर दिक्कत करेगा बेसिकली, इस वजह से हमने कर लिया है। चलो सीधा 2A पे आ जाओ। ई कार्ट एंड ई रिक्शास, सेक्शन 2A। देखो जरा कब आया है, 2015 में आया है। बड़ी दहशत मची हुई थी ई रिक्शा और ई कार्ट्स की। ई रिक्शा आपने देखे ना, हमको पता है। ठीक है जी, मेरे को अभी भी केस याद आ रहा है एक। अह, क्योंकि क्या है, जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, अपना ई रिक्शा निकलवा लेता है। ई रिक्शा अपना सारा दिन जो है सड़कों के ऊपर दौड़ता है। ठीक है ना, जैसे एक समय रोहतक में क्या हाल था, जैसे आजकल तो ऑटोज वगैरह इतने नहीं है, अभी भी बहुत ऑटोज हैं। अगर आप रोड पे देखोगे तो मेन जो मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो रोड के ऊपर ऑटो वाले की ही है। ठीक है ना, सारा ट्रैफिक ऑटो वाले का ही है। लेकिन एक समय रोहतक में ऐसा होता था, मान लो ये जो अपना जो रोड है ना, ये जाम ही चलता था। यहाँ दिल्ली बाईपास से लेकर वो किला रोड क्रॉस कर दो, पुराना बस अड्डा अंदर होता, सारा जैम चलता था। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जिसको देखो वो ऑटो चला रहा है। ऑटो क्यों चला रहा है? क्योंकि रेगुलराइजेशन कुछ है ही नहीं, कुछ ऑर्डर है ही नहीं। ठीक है जी, जिसके हाथ में पैसा आया, ठीक है जी, उसने क्या करा भाई, क्या करता है भाई लड़का, कुछ नहीं करता। चल भाई ऑटो खरीद के दे दिया, ऑटो खरीदी वापस को दे दिया। ठीक है जी, ऑटो कैसे खरीदते थे, जैसे कोई भी ये अपना मैकेनिक वगैरह होता है ना, ये बढ़िया सा इंजन निकालता। ठीक है जी, इनफील्ड का, पुरानी इनफील्ड का, ठीक, जो डीजल वाली होती थी, ठीक है जी, उसका निकालता, उसके ऊपर बॉडी बनाता और चिपका देता उसको। ठीक है जी, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, कोई आरसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, और ऑटो वाले कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं, ये तो हर किसी को पता है। तिपैया वैसे ही है, ज्यादा धूम मचाले करेगा तो लुढ़क जाता है, देखा होगा ना, तभी लुढ़क जाता है ऑटो। हाँ क्या ना। चलो जी, तो क्या है, इस चीज को रेगुलराइज करने के लिए लॉज आ गए। ठीक है जी, फिर बाद में क्या है, ई कार्ट जैसी चीजें आ गई। ठीक है जी, मेरे को आज भी एक न्यूज याद आ रही है। दिल्ली के अंदर पता नहीं, बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट का एरिया है। एक ई रिक्शा वाला जो है अपना ई रिक्शा चला रहा है, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई, लेडीज बैठी हुई है, जिसकी गोदी में उसका बच्चा है। ठीक है जी, अब होता क्या है, वो किस तरीके से चलाता है भैया, वो बेसिकली, अब वो लड़की, वो लेडीज के साथ क्या होता है, वो लड़की को झटका लगता है लेडी को। ठीक है जी, और वो रोड के ऊपर गिरती है, और उसका जो बच्चा है जिंदा, वो गर्मा गर्म तेल की भरी हुई कढ़ाई, जैसे कोई मिठाई की वो था, उसके अंदर सीधा। ठीक है जी, और वो सीधा वहीं भून जाता है। मुझे आज भी ये न्यूज याद आ रही है। ठीक है जी, और जिसको देखो ई रिक्शा के ऊपर, और रात के समय ई रिक्शा चलाओ, सारा दिन अपना चार्ज करो, रात के समय बैठो। ठीक है जी, बस वो छुरिया चक्कू साथ में रखो। ठीक है जी, रोड के ऊपर निकल जाओ। ठीक है जी, तो क्या है, ई रिक्शा पूरे तरीके से सेफ चल रहा था। 2015 में ई रिक्शा और ई कार्ट को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। ई कार्ट समझ रहे, ई रिक्शा तो हम समझ गए, ई कार्ट जैसे आपने आइसक्रीम वाले वो देखी, जो जिनके नीचे मोटर लगी रहती है। ठीक है ना, वो कई अब बैटरी वाले भी आने लगे। अब क्या है, सिर्फ उसको पकड़ना होता है, यहाँ पे लीवर होता है, वो लीवर दबाते हैं, ये आगे निकल जाता है। ये भी बहुत एक्सीडेंट कोज करते हैं रोड के ऊपर।
Save as otherwise provided in the proviso to subsection 1 of section 7 of subsection 10 of section 9, the provisions of this act shall apply to the e-cart और ई-रिक्शा। यस, अब ये जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो ई रिक्शा और ई कार्ट पर भी एप्लीकेबल है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ई कार्ट और ई रिक्शा मतलब होता है स्पेशल पर्पस बैटरी पावर्ड व्हीकल ऑफ पावर नॉट एक्सीडिंग 4000 वाट्स। ठीक है जी, 4000 वाट से ज्यादा का नहीं है, वो इंक्लूड हो जाएगा। हैविंग थ्री व्हील्स फॉर कैरिंग गुड्स, जिसके अंदर थ्री व्हीलर भी आ जाएगा जो सामान ढुलाई का काम करता है या फिर पैसेंजर ढुलाई, सवारी ढुलाई का काम करता है। एज द केस जो भी केस हो, फॉर हायर और रिवार्ड, या तो किराए पे या फिर बख्शीश के बदले में। मैन्युफैक्चर्ड, कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड, equipped and maintained in accordance with such specifications as may be prescribed in this behalf। ठीक है जी, और जो मेंटेन किया गया है, अडेप्ट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, इक्विप्ड किया गया है, जो भी प्रोविजन बताए गए हैं इस एक्ट के अंदर उसके हिसाब से, ठीक है जी, इसको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है जी, चलो चलो एक केस जरा माइंड में कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस की बात करी जाती है तो बड़ी शानदार प्रैक्टिस वाला एरिया बोला जाता है इसको। ठीक है जी, शानदार प्रैक्टिस वाला कैसे है कि इसमें फीस की भी बढ़त नहीं होती वकील को। हाँ सर, इसमें 10% मिल जाता है, जितना वो कंपनसेशन मिलता है ना उनको, उसमें मिल जाता है। तो 10% तो बहुत बहुत मतलब बहुत ही मतलब क्या बताऊं, चैरिटी वाला एडवोकेट बता दिया 10% का तो। ठीक है, 25%, क्योंकि फ्री में काम कर रहा है वो। 10% तो उसका है जिसने अपनी फीस ली है। नहीं ये बोलते थे 10% ही ले, बट चेक तो उसी के पास आता है ना एडवोकेट के, तो वो अपना निकलवा। हाँ बेसिकली दो तरीके हैं, वो तो खैर एडवोकेट एडवोकेट वाली बात होती है। सीधा सिंपल हिसाब किताब क्या है भाई, ऐसा है खर्चा प्लस 10%। ठीक है ना, खर्चा मतलब कैसे भाई, देखो फाइल फुइल होगी, आपको कल को नोट ट्राई करवाना है, टेस्ट करवाना है, वो खर्चा आपका। हाँ वो खर्चा आपका, हाँ बढ़िया पास करवा दूंगा मैं कंपनसेशन, ठीक है ना, और उसमें से 10% मैं रख लूंगा। ठीक है कि ये हिसाब किताब होता है। एक दूसरा तरीका होता है क्या, भाई मैं केस डाल दूंगा, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे साइन भी घर पे आके करवा के लेके चला जाऊंगा, ठीक है, बस तू हाँ कर दे। ठीक है जी, इतने खतरनाक खतरनाक एडवोकेट होते हैं। क्योंकि सर इसमें कम से कम 20-25 लाख 30 लाख तक कंपनसेशन मिलता है सर। नो रेगुलर नहीं, रेयर केस के अंदर। इतना 10 लाख तक तो मिल ही जाता है, किसी की डेथ कुछ होती है तो 10 लाख तक। 8 लाख 7 लाख 10 लाख हाँ, मिल जाता है। 1-1.5 लाख उसको आ जाते हैं बस इसमें। इतने खतरनाक एडवोकेट होते हैं, मतलब ये बस वैसे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक क्रीमेशन के अंदर गया था, ठीक है ना, जैसे क्रीमेशन तो हो गया अपना, ठीक है, और जब गोडा नहीं मोड़ते अपना 13 दिन का जो कुछ भी होता है हिसाब किताब, गोडा मोड़ते हैं, जब वो मैं चला गया तो सबको पता है कि मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है जी, और एक बंदा आता है, ठीक है जी, पूरा ड्रेसअप होके वाइट कलर के कपड़े कुपड़े और वो पगड़ी पुगड़ी बांध के सफेद रंग की मुंह कान वाली पगड़ी बांध के आके बैठ गया। और वो जो है उसको ये पता चल गया था कि भाई इसकी इस बंदे की जो डेथ है वो बेसिकली एक्सीडेंट के कारण हुई है। उसने तो वहीं पे बातचीत छेड़ी मेरे सामने, ठीक आधे घंटे में वो तो जो हरे कागज साइड में लेके आओ अपने पास, हरे कागजों पे साइन लेके चला गया, वकालतनामे में साइन करवा के चला गया, बोला जी कंपनसेशन पास करवा दूंगा। ठीक है जी, आपका लड़का तो गया मतलब था कि भाई घर में जवान हो तो लड़का चला गया था, सही था, इंटेलिजेंट लड़का था वो, ठीक है जी। अब वो बोलते हैं जी कंपनसेशन पास करा दूंगा, जाने वाला तो चला गया, ठीक है, वो तो आएगा नहीं। हाँ ये है कि भाई आप लोगों को सरकार से अच्छा पैसा दिलवा दो। अब वो बंदे भी सोचेंगे भाई ऐसे कैसे दिलवा देगा, बोला जी वो मेरा काम है, ठीक है ना, आप बस ये साइन कर दो, एमएससीटी के अंदर ये स्कीम आ रखी, ये फलाना है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, आप बस ये बता दो क्या पढ़ता था, कितने परसेंट के नंबर लेके आता था, काम करता था, काम करता नहीं नहीं था, क्या उम्र थी, कुछ बीमारी और थी उसको या बिल्कुल स्वस्थ था। ठीक है जी, सही वो सारी डिटेल लेके, ठीक है जी, और वो चला जाता है। ठीक है, टाइम तो बहुत लगता है ना सर। ना तो मैं मेरी हमारे ना जो मतलब मेरे जो पापा है ना, उनके जो मेरे दादा है वो 5 भाई थे, तो दूसरा है ना उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे 25-26 साल के, दोनों की डेथ हो गई थी, एक की पहले वाले साल हो गई थी एक्सीडेंट में, सेकंड की दूसरे टाइम, तो उन दोनों की एक्सीडेंट से, दोनों के एक्सीडेंट से हुई थी, 2 ही बच्चे थे उनके, लड़की लड़के कुछ नहीं, 2 ही लड़के ही थे, दोनों की डेथ हो गई थी, एक पहले मर गया, नेक्स्ट उसी तारीख को दूसरे का एक्सीडेंट हो गया वो भी मर गया।
वैसे जनरली तो 2 साल तो जनरली लगते ही लगते हैं, 2 साल को डिले नहीं मानना, ठीक है ना। हाँ, 2 साल से ऊपर अगर है तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो कैलकुलेशन चल रही है कंपनसेशन की, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर मिलता है, हो सकता है उसके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आ गया, या फिर कुछ कॉन्ट्रेरी डॉक्यूमेंट आ चुका हो। हाँ, ड्रिंक वगैरह का हो, बिना लाइसेंस के चला रहा हो, या व्हाट्सएवर, ठीक है जी। सिंपल। चलो इसी चीज को समझने के लिए ना एक केस बना लेते हैं, माइंड में ना इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रक वाला बना लेते हैं, ठीक है। ट्रक वाला क्यों, क्योंकि जनरली इस एक्ट के अंदर एक्सीडेंट उसी के दिखाते हैं, ठीक है ना, बड़ा चमत्कार करते हैं एडवोकेट इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, एक ट्रक ड्राइवर, एफआईआर कटी है कि एक ट्रक ड्राइवर जो है उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है, ठीक है जी, गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी उसने या ऑटो वाले को टक्कर मार दिया व्हाट्सएवर, जिसके अंदर एक आदमी की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। ट्रक जो है, ड्राइवर जो है ट्रक को रोड के सहारे खड़ी करके और भाग गया, जो ड्राइवर है अननोन हो, ठीक हो गया। एक ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, और एक आरसी जो है अरेंज हो गई है, ठीक हो गया। सही सिंपल। एक एफआईआर कट चुकी है, वकील साहब ने अब इस डॉक्यूमेंट, इस एफआईआर के आधार पर एक एमएसडी का केस डाल दिया, ठीक है। अब ये समझ लेना कि भाई हम वकील की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेना कि ये केस पूरा का पूरा भी फेक हो सकता है, ठीक है। कोई ट्रक वाला नहीं, ठीक। जैसे मैं वैसे बताऊं कि एक केस क्या किया है, एक केस हुआ है कि भाई एक बंदा जो है, अब वो क्या कर रहा है, वो मतलब उसके घर पे ऑटो भी है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है, आज ऑटो के ऊपर अनाज लेने गया हुआ है, ठीक है जी, अनाज लेने गया हुआ है और वो अपना चल रहा है, ठीक है जी, ऑटो पे, ठीक है जी, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है। अब पता नहीं क्या होता है, ऑटो वाले से सिर्फ झटका लगता है, झटका लगता है, जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो उसकी जो है गर्दन जो है एरिया ऊपर लगता है छत पे ऑटो की, ठीक है जी, और वो नीचे गिरता है ऑटो के अंदर ही, ठीक है। वो बोलता है भाई आराम से चला ले, ठीक है, फिर बोलता साइड में लगा पानी पिया, ठीक है जी। अब वो जैसे ही पानी पीता, पानी पी के खत्म। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में कोई इंजरी नहीं है, क्या करोगे। एक और केस है, रोहतक का एक बंदा, ठीक है जी, और वो घूमने गए हैं बाय रोड, यूपी पे कहीं बाय रोड, यूपी में, और घूमने गए हैं, पता नहीं रिश्तेदारी में कहीं गए हैं। यूपी के अंदर क्या होता है, डिवाइडर से गाड़ी टकराती है, डिवाइडर से गाड़ी टकराई, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है, इवन गाड़ी का इंजन ही बंद नहीं हुआ, गाड़ी टकराई और गाड़ी वाला जो ड्राइवर है उसने साइड में लगा ली गाड़ी, ठीक है जी। क्यों हो गया था एक्सीडेंट, क्योंकि उसको नींद आ गई, थोड़ा छोटा झटका आ गया था ड्राइवर को, ठीक है। अब क्या है, सब कुछ सही है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे 7 सीटर थी, ठीक है ना, 7 सीटर पे आप ये लगाओ, जो बीच वाली सीट है उसके ऊपर जो दरवाजे की तरफ एक बैठी हुई लेडी, ठीक है जी, उस लेडी की नाक में ऐसे खून आया हुआ इतना, और वो खत्म, ठीक, क्या करोगे। तो एक वकील पहुंचा ऐसे ही घर पे, उसने बोला जी मैं करवा दूंगा, ठीक है, उसने फिर ये सारी कहानी बता दी, ठीक है, ये असली केस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसने कहानी बता दी कि ऐसे जी ट्रक वाला था, उसने ट्रक जो है वो टक्कर मार दी, टक्कर मारने से ये नुकसान हो गया, ठीक है। ये जो गाड़ी गुड़ी में नुकसान होगा तो बाद में जो है उसको कंस्ट्रक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। बट अगेन ये ऑफ रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आई डू नॉट क्लेम कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है। सही। तो ये बस इमेजिन कर लेना माइंड में, वो फेक भी हो सकता है, वो ये केस रियल भी हो सकता है, डन। चलो अब सीधा सिंपल यहाँ से शुरू करते हैं, नेसेसिटी क्या है। For driving license, no person shall drive a motor vehicle in any public place unless he holds an effective driving license issued to him. अगर ड्राइविंग लाइसेंस इशूड हो रखा है तो ही वो लाइबल है, एंटाइटल्ड है कि वो पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाए, अन्यथा नहीं। अगर किसी के पास लाइसेंस भी नहीं है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है ना, और उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, तो लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। बस इतना ध्यान रखना है आपने। चार के ऊपर आ गए। एज लिमिट इन कनेक्शन विद द ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 साल शैल ड्राइव मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, डन। प्रोवाइडेड दैट ए मोटरसाइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी, 50 सीसी से कम, आउट गियर
ठीक है जी। मे बी ड्रिवन इन ए पब्लिक प्लेस, हाँ उसको चलाया जा सकता है बाय ए पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 16 साल। ये 16 साल और 18 साल से पहले चलाया जा सकता है। 50 सीसी, 50 सीसी को देखा आपने? पहले एक सन्नी आती थी, उसका नाम ही सन्नी था। बड़ी हल्की सी मतलब लड़कियों के लिए आती थी, जैसे आजकल तो स्कूटी काइनेटिक वगैरह, काइनेटिक से पहले आती थी। ठीक है, उसको लेडीज स्कूटर स्कूटर बोलते थे। 50 सीसी की होती थी, बड़ी हल्की फुल्की सी होती थी, बड़ी एवरेज देती थी। वो 1 लीटर में पता नहीं 60-70 किलोमीटर करके छोटा सा धुआं छोड़ती थी पीछे से, करके पता नहीं भागती रहती थी वो। पिंक पिंक कलर की, और बेबी ग्रीन कलर, बेबी ब्लू कलर, ओशियन ब्लू कलर, इस तरीके की आती थी। बड़े फनी फनी से कलर होते थे उसके। ठीक है, तो लेडीज को दे देते थे, और लेडीज को पुराने समय में क्या है, लाइसेंस वाइसेंस दिया, कौन चक्कर काटेगा। Subject to the provision of section 18, no person under the age of 20 years shall drive a transport vehicle in a public place. Yes, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है तो 20 साल, यानी ट्रक चलाना है तो 20 साल, बस चलानी है तो 20 साल। नो लाइसेंसेस लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made an application unless he is eligible to drive that class of vehicle not under this section। छोड़ दो, जाने दो इसको, ठीक हो गया। क्या हो गया, सिलाई वाई खत्म हो गया मेरा। 18 पे आपको सीधा। Driving license to drive motor vehicle belonging to the central government. Yes, such authority has been prescribed by the central government may issue driving license valid throughout India to person who have completed their 18 साल to drive motor vehicles which are the property or for the time being under the exclusive control of the central government and are used for government purpose relating to the defense of our country and अनकनेक्टेड विद द कमर्शियल एंटरप्राइजेस, और कमर्शियल एंटरप्राइजेस से अनकनेक्टेड होगा। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं बना? घर पे जाओगे या कभी भी किसी का लाइसेंस देखोगे ना, तो चेक करना, स्टेट गवर्नमेंट देती है लाइसेंस बना के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लाइसेंस। ठीक है, मैं नहीं बता, ठीक है, मैं कुछ भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर, ठीक है ना। सिंपल, आप विजुलाइज करोगे बस इसको, बाकी हमने पढ़ लिया। एक ड्राइविंग लाइसेंस issued under this act shall specify the class or description of vehicle which the holder is entitled to drive and the period for which is so entitled। yes, पीरियड होता है। पीरियड से याद आया, मेरा 2026 में एक्सपायर हो चुका लाइसेंस, मुझे जाना है, मेरे को बनवाना पड़ेगा, आज ही निकलता हूँ। A driving license issued under this section shall not entitle the holder to drive any motor vehicle except a motor vehicle referred to। छोड़ दो इसको, बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, बस ये ध्यान रखना कमर्शियल उसके लिए। अब सीधा जो है 25 सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट एंड इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम एंडोर्समेंट। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, लाइसेंस इशू करने का काम, और मान लो अगर कोई चालान कटता है, ठीक है, जब चालान कटता है तो क्या करते हैं, लाइसेंस मांगती है पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है लाइसेंस मांगती है। जैसे ही लाइसेंस आ जाता है, लाइसेंस के ऊपर ऐसे क्लिक कर देती है, यानी चालान कट चुका है भाई, अब चालान भुगत लिए और अपनी आरसी या फिर अपना जो लाइसेंस है वो निकलवा लिए, री इशू करवा लिए। ठीक है ना, ये सारे के सारे काम जो है सेक्शन 25 के थ्रू हो रहे हैं, बस इतना देख लो, इसके अंदर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। 25A अगर है तो 25A देख लेना। नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस 2019 में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन एक NRDL मेंटेन करके रखेगी। किसकी ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। चलो सीधा 39 पे आ जाओ, चैप्टर 4 पे।
क्या है, देखो हेडिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन 39 में नेसेसिटी है, ठीक है जी। 40 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वेयर टू बी मेड, रजिस्ट्रेशन हाउ टू, कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह बनाई गई। स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, ठीक है। एक तो सिंपल गाड़ी चलाई, एक तो मान लो कल को मेरे मैं कोई ड्राइवर अपॉइंट कर लूँ अपने लिए, ठीक है ना, एक तो मेरी गाड़ी चलाई, एक वो गाड़ी चला रहा है अपने, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है जी, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी गाड़ियां चला रहा है, ठीक है जी। तो ये स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इनके, ठीक है ना। अब इनके स्पेशल प्रोविजन में क्या होता है, इनको इवन कमांडो जैसी ट्रेनिंग भी होती है, मान लो कल को आतंकवादी अटैक हो जाए और जो है देश की संपत्ति होती है बेसिकली, ठीक है ना, अब वो बचाना भी है उसको, ठीक है जी। और स्पेशल मान लो उसको बचाने के लिए अगर स्पेशल प्रोटोकॉल अगर फॉलो करना है, इमरजेंसी में क्या काम करे, क्या काम नहीं करे, वो सारा क्वालिफिकेशन, इनके भी टेस्ट वगैरह होते हैं, फिजिकल वगैरह भी होता है। अच्छा, जब कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले 43 में टेम्परेरी आएगा, ठीक है ना, टेम्परेरी लाइसेंस बनेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ नहीं करना है इसमें। चेक 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 चेक, ये छोड़ दो, परमिट परमिट है, बस वैसे पूछ रहा हूँ। मान लो रोहतक के अंदर लेट से मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। जैसे कि सैनिटाइजेशन का काम है मेरा, मैं फ्लोर क्लीनर्स, हैंड वॉश, डिश वॉशर, ये सब बनाता हूँ, ये लोकल लेवल पे बन जाता है, ठीक है जी। सही, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रोहतक में है, ठीक है। अच्छा, मेरे जो क्लाइंट है वो दिल्ली में है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, छोटा हाथी पता है ना, छोटा, छोटे हाथी में अपना सामान लोड करता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे को तो पर्टिकुलर जो भी जैसे बहुत बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑफिसेज वगैरह हैं, तो मेरा सामान जो है वहाँ पे सप्लाई होता है, ठीक है। मुझे क्या है, मैं महीने के अंदर जो है उनसे पूछता हूँ, हाँ जी रिक्वायरमेंट बताओ, और मान लो अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे को कॉल कर देते हैं। मेरे को कॉल आई है कल शाम को, कॉल आई है कि भैया हमको जो है तकरीबन 50 डब्बे जो फ्लोर क्लीनर, ठीक है जी, और हमको जो है 50 पेटी हैंड वॉश चाहिए, ठीक है जी, और कई और केमिकल वगैरह होते हैं, फिनाइल वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज होती है, ये उन्होंने लिखवा दिया, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, मैंने छोटे हाथी में अपना सामान लोड करा, छोटा हाथी या बड़ा जो भी, सामान लोड कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली। पुलिस क्या करेगी, पुलिस बोलेगी साइड में जा, परमिट दिखा, ठीक है ना। मेरे ऊपर क्या ड्यूटी होनी चाहिए, या फिर मेरे ऊपर क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है कि अगर मेरे को दिल्ली या एनसीआर में जाना है, ठीक है जी, और बड़ा व्हीकल है भैया, और केमिकल लगा हुआ है, ठीक है ना, रेजिडेंशियल एरिया में से भी निकलूंगा, कहीं बहुत बहुत छोटा छोटा एरिया उसमें से भी निकलूंगा, तो फिर दिल्ली स्टेट ने क्या पॉलिसी बना रखी है, या फिर यह पॉलिसी नेशनल लेवल पर है कि अगर आपको एक जगह से सामान दूसरे जगह पर लेकर जाना है तो आप परमिशन लोगे, आप कंसर्न अथॉरिटी से, ठीक है जी। तो परमिट्स वगैरह लेंगे, चैप्टर 5 सिंपल देख लो, सेक्शन 66 के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। बस यहाँ पर परमिशंस और परमिट्स वगैरह की बात होती है। ये लो जी, सीधा जो है, अब आप आ जाओ काम के पूरा दिन पे आ जाते हैं अभी हम। एक सेकंड, सेक्शन पे 166, हाँ, वन, अभी करता हूँ ना, सीधा 145 पे आ जाओ, चैप्टर 11, सेक्शन 145,
सीधा केस फाइलिंग फीलिंग के उसके ऊपर आ जाते हैं सीधा। चलो लगे हाथ, फिर क्या करते हैं, 140 से शुरू कर देते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सर रिपीट हो गया, चलो ठीक, 145 पे आ जाओ। देखो हेडिंग क्या लिखी हुई, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। क्या कोई ऐसा वाहन सड़क पर हो सकता है जिसका इंश्योरेंस ना हो? अगर इंश्योरेंस नहीं है तो चलान पड़ जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए लाइसेंस, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए इंश्योरेंस की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिसके लिए आरसी बन रही है, जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, साइकिल चलाने के लिए तो लाइसेंस नहीं चाहिए, है ना। हाँ अगर उस साइकिल में मोटर लग जाए, यानी मोटर साइकिल या मोटर बाइक बन जाए तो लाइसेंस चाहिए अपने को, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी चाहिए। अच्छा कॉमन सेंस से बताओ, इंश्योरेंस किस लिए चाहिए होता है? यस, ठीक है ना। सामने वाले को चोट लग जाए तो उसका चोट का निदान हो जाए, क्योंकि कौन सड़क के ऊपर फैसला करेगा, ठीक है जी। कौन पता किस प्रकार का लीचड़ सड़क के ऊपर चल रहा है, या किस प्रकार का मक्खी चूस कंजूस जो है वो सड़क के ऊपर चल रहा है। अब वो जो है बैठ के जज बन जाए, अरे खरोची तो लगी है, ले 10 रुपए, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये इस प्रकार का झगड़ा हो ही ना, ये खत्म ही हो जाए, ठीक है ना। तो क्या है, एक इंश्योरेंस की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना। इसी कारण से आप रोड के ऊपर कभी भी जाओगे तो देखो, अरे कोई बात नहीं, इंश्योरेंस क्लेम कर लिए, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक हो गया, डन। दूसरा, अपने व्हीकल पे डैमेज हो जाए तो उसको भी ठीक करवाया जा सके, ठीक हो गया। चलो चलो डेफिनेशंस पे आ जाओ सीधा, 145 पे अथोराइज इंश्योरेंस छोड़ दो, बाकी सब कुछ नहीं देखना आपके अंदर, सिर्फ हेडिंग से आपको करना है 145। हाँ एक काम की चीज है इसके अंदर जो आपको देखनी है, डी या सी ही देख लो। सी सी, ग्रीवेसड, बस अंडरलाइन कर लो। डी स्पेसिफिक हिट एंड रन, ये बीएनएसएस में अब डला है, ये इस एक्ट के अंदर ओरिजिनली है ये, ठीक है ना। अब हिट एंड रन को अपराध बना दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा है ये, 300, 100, हाँ 300, 300 गलत कह दिया मैंने। हाँ ठीक है, 106, 105 है, 106 का दो है, सेकंड प्रोविजन है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो ठीक है। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, मतलब एक एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल्स, द आइडेंटिटी वेयर ऑफ। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है भैया, इसमें तो कुछ अलग ही चल रहा है। सर्टिफिकेट इशू लायबिलिटी। हमारे पास नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये इसके ऊपर अवेलेबल नहीं, मैंने सर्च करके ही मैंने देखा था इसमें। आगे आगे की तो देख ली थी, आगे तो इंक्लूडेड था ये सारा का सारा, चलो कोई बात नहीं, अपने पास उसमें है, ठीक है ना। हिट एंड रन सिंपल, और मोटर व्हीकल्स द आइडेंटिटी वेयर ऑफ कैन नॉट बी असरटेन इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल एफर्ट्स फॉर द पर्पस। किसको बोलेंगे हिट एंड रन, जो चोट मार के भाग गया और जिसकी व्हीकल की आइडेंटिटी हम पता नहीं लगा पा रहे, वो हिट एंड रन का केस है, सीधी सिंपल। जी पे आ जाओ, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, देखो अंडरलाइन करते चले जाना, रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, causeways, trees, posts, milestones, and baggage of passengers and goods carried in any motor vehicle, ये सब कुछ प्रॉपर्टी में ही इंक्लूडेड है, ठीक है ना। जैसे कि जनता मंतर रोड पे ही हो रहा है आजकल, ये जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, इन्होंने क्या करा, कोई भी, अब हुआ क्या, एक जोमेटो वाला आया हुआ था, बट एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए, उसका लूट लिया, पता नहीं बर्गर या पिज्जा क्या लेके था, जा रहा था, उसको लूट लिया वहां पे, और जो पैसे मांगने लगा तो उसको पीटा वहां पे,
ठीक है जी। क्या है, अब वो बैगेज है, किसी का सामान है, तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गया। उन्होंने पेड़ों को भी नुकसान करा है, जो वो बनाया हुआ था, मतलब ब्यूटिफिकेशन किया हुआ रोड का, ठीक है ना। जैसे ईंट लगा के ऐसे टेढ़ी ईंट लगा देते हैं और बीच में पौधे वगैरह लगाए हुए थे, सारा सत्यानाश करके चले गए। अब एक एक चीज का पैसे की उगाही उनसे करी जाए, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट को एक और धमकी दे रहे हैं, एक पिताजी तो ये बोल रहा है कि भाई द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अनअक्सेप्टेबल। अब छित्र खाने का काम कर रहे हैं लोग। चलो जो भी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसके अंदर मेन चीज किस किस के ऊपर करोगे, ट्रीज को अंडरलाइन करके ट्रीज को के ऊपर नंबर डाल लेना। माइलस्टोन्स, माइलस्टोन समझते हैं ना, बैगेज ऑफ पैसेंजर्स, ठीक हो गया, सब कुछ गुड्स कैरिड इन एनी अदर मोटर व्हीकल। अभी रिसेंटली क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा था, एक कॉकरोच ने क्या किया, एक छोटा सा छोटी सी उम्र का कॉकरोच था, उसने पहले तो पुलिस की गाड़ी को तोड़ने में मदद करी, ठीक है जी। अब पुलिस की गाड़ी के अंदर पंखा लगा हुआ था, ये जो पीसीआर घूमती है उसमें पंखा लगा होता है, देखा कि देखा है? उनमें पंखा लगा होता है, छोटा सा सीलिंग फैन होता है, बड़ा प्यारा था इतना, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंगली जो है, क्योंकि लंबी गाड़ियां होती है पीसीआर, तो आगे पीछे लगा होता है ताकि अच्छे से हवा खा सके, क्योंकि गर्मियों में तो रोड के ऊपर रहती है पुलिस, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल जॉब होती है। हालांकि थैंकलेस जॉब बहुत है, ठीक है। आप मूवीज में देखोगे तो एक पुलिस वाला विलन है, ठीक है जी। अब जैसे नाटक वगैरह आने लगे हैं, और आजकल तो ये छोटी छोटी सीरीज वगैरह बनने लगी है, ठीक है ना। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, पुलिस जैसी संस्था जो है वो विलन बनने का काम करती है, ठीक हो गया। बहुत नेगेटिव प्रमोशन होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। इस कारण से बड़ी थैंकलेस जॉब बोलते हैं इसको, ठीक है। अब वो कोई भी कॉकरोच खड़ा होकर बोलता है तुम्हारे ऊपर लानत है, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे कारण आतंकवादी हमला हो गया, ठीक है जी, क्या करें, ठीक है ना। वो बेचारे सुन रहे हैं, लेकिन इस बार जो है प्लान बहुत अच्छा बनाया है सरकार ने। चलो, डन। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री सिर्फ अंडरलाइन करो। एच से कोई देश का नाम बताओ। हम्म, हेग, हेग तो शहर हो गया, हंगरी, हंगरी एक देश हो गया, ठीक है। तो क्या है, हंगरी के साथ हमारी रेसिप्रोकेटिंग ट्रीटी है। आओ, मतलब एनी सच कंट्री, कोई भी कंट्री एज मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकेट रेसिप्रोसिटी be notified by the central government in the official gazette to be reciprocating country for the purpose of this act। इस एक्ट के पर्पज से रेसिप्रोकेटिंग कंट्री देखा जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री का मतलब होता है जिसके साथ हमारी प्रत्यर्पण की संधि होती है, ठीक है ना। जैसे कि हम कई देशों को ये मैसेज भेजते हैं कि आपके आपके देश के अंदर हमारे देश के अपराधी बैठे हुए हैं सेफ, तो आप उनको हमको सौंप दीजिए, प्रत्यर्पण करवा दीजिए, ठीक है। इस एक्ट से रेसिप्रोकेटिंग कंट्री, इस एक्ट के पर्पज से, इस एक्ट का क्या पर्पज है, मान लो कि सड़क तो बॉर्डर के किनारे भी है, हमारे देश के अंदर कोई अपराध करके बॉर्डर के ऊपर सड़क पे व्हीकल पार करके कूद जाए तो, ठीक है ना, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आई, थर्ड पार्टी इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, द ड्राइवर एंड अदर को वर्कर ऑन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है जी। आओ जरा अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। देखो, इंश्योरेंस बेसिकली कई प्रकार का होता है। एक तो होता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है ना, यानी गाड़ी के अंदर यदि नुकसान हुआ है किसका, जो ड्राइवर है, यानी लेट्स से एक मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है ना, एक आप ड्राइवर हो, मेरी गलती से आपकी गाड़ी को और आपको चोट लगी, ठीक है, तो मेरी गाड़ी में भी नुकसान हुआ है। एक इंश्योरेंस तो वो है, वो मेरी जो गाड़ी है उसकी मेटल की बॉडी पे कोई दिक्कत आए या प्लास्टिक की बॉडी पे दिक्कत आए। एक वो इंश्योरेंस है जिसके अंदर सब कुछ कवर होता है। एक इंश्योरेंस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मेटल और इंजन कवर होता है, ठीक है जी। एक सबसे सस्ता इंश्योरेंस वो होता है जो मैंडेटरी, इंश्योरेंस करना तो मैंडेटरी है। एक सबसे सस्ता इंश्योरेंस वो होता है जो भैया आप अपना अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराओ मत कराओ, लेकिन थर्ड पार्टी को तो कराना पड़ेगा। लेट से मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर भाई मेरा काम ही यही है, मैं अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, आज तक तो ठुकी नहीं है गाड़ी, ठीक है जी, तो क्या है, ज्यादा नुकसान क्यों करना, मेरा पर्पज तो सिर्फ चलाना अवॉइड करना है, तो क्या है, भाई इंश्योरेंस कटवाना है, मैं अपने एजेंट को बोलूंगा भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काट दे। अगर मैं बॉडी टू बॉडी और सबसे महंगा अगर इंश्योरेंस लूंगा तो वो मेरे को कॉस्ट करेगा तकरीबन 25,000, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी कराऊंगा तो वो मुझे पड़ेगा 3500 या 4,000 रुपये, ठीक है। उसमें जो सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है, उसकी गाड़ी को या उस बंदे को नुकसान हुआ, वो सिर्फ वो कवर होगा। लेट से मेरे को चोट लग जाए गाड़ी के अंदर और मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी को चोट लग जाए, ना मेरी गाड़ी ठीक होगी उस इंश्योरेंस से, ना मेरी मरम्मत पट्टी आएगी उस इंश्योरेंस से। हाँ,
आपको चोट लगी, आपकी गाड़ी को चोट लगी, वो कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। चलो सही। 146, नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, इसी कारण से आई के अंदर थर्ड पार्टी, सिंपल। बस हेडिंग से देख लो, नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, ये तो करना ही करना पड़ेगा। सीधा 149 पे आ जाओ। ये तो जमा ही बिल्कुल अलग है। चलो इसको इसको बस ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ो। 149 का जो सेटलमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोसीजर दे रहे हो, देखो जी, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है उस क्लेम को एक्सेप्ट करती है और अपनी रिपोर्ट बनाती है, इन्वेस्टिगेशन करनी थी इन्वेस्टिगेशन करती है, अलाउ करना है, क्लेम अलाउ करना है तो अलाउ कर देगी, वरना क्या करेगी, कम इंश्योरेंस रिजेक्टेड, क्लेम रिजेक्ट। जैसे ही क्लेम रिजेक्ट होगा, अब कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, जनरल प्रोसीजर क्या है, पहले इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ही जाओगे आप, उसके अंदर जो है जो भी डिटेल उनको चाहिए वो आप बताओगे। प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स से मेरी गाड़ी ने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी, मैं आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी, भाग गया, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है एफआईआर कटवानी है। ठीक है जी, और नुकसान वगैरह देखना है, नुकसान देखकर जिस दिन आप एफआईआर कटवाओगे, उसी दिन ही आप इन्फॉर्म करोगे किसको, अपने इंश्योरर को, कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट करके भाग गया एक बंदा। वो बोलेगा जी एफआईआर दिखाओ, आप बोलना अभी भेजती हूँ मैं एफआईआर, ठीक है ना, आप उसके व्हाट्सएप के नंबर एफआईआर भेज दोगे। ठीक है जी, आप अपना लाइसेंस और इंश्योरेंस बताओ, इंश्योरेंस की डेट हमको देखनी है, और आरसी दिखाओ गाड़ी की। ठीक है जी, और किस सर्कमस्टांसेस में आप गाड़ी चला रहे थे वो तो हमारा सर्वेयर आएगा, ठीक है ना, फील्ड के ऊपर, वो देखेगा। गाड़ी वहीं खड़ी कर दो जहाँ खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है जी, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, फिर ठीक है, हम सर्वेयर को भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसको गाड़ी चेक करवा के फिर आप मैकेनिक के पास लेके जाना, ठीक है ना। वरना लेट से गाड़ी चल रही है, नहीं जी गाड़ी तो बंद, इंजन बंद हो गया, हाँ जी बंद हो गया, ठीक है, गाड़ी छोड़ दो, वहीं पे ही छोड़ दो, अच्छे से लॉक कर दो गाड़ी को, ठीक है जी। सर्वेयर हम भेज रहे हैं, सर्वेयर देखेगा, अब वो देखेगा भाई गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही, अब वो टो करवाएगा सर्वेयर, ठीक है ना, पूरी रिपोर्ट बनाएगा, पूरा कैमरे से उसको पूरा फिल्म करेगा, अंदर से नुकसान देखेगा, ठीक है ना, चेक चुक करेगा, कितना चली, क्या स्पीड थी, वो सब कुछ पता चल जाता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर वाली चिप डलती है, वो पता नहीं क्या मॉडम वगैरह होता है, ऐसे गाड़ी में सिम निकालते हैं, ठीक है जी। करने के बाद फिर पेन ड्राइव जो क्लिक करते हैं, वो पेन ड्राइव को लैपटॉप के साथ जोड़ते हैं, सारी डिटेल आ जाती है उसमें, किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, इंजन का क्या हाल है, सर्विस पिछली कब हुई, सब कुछ, ठीक है ना, आजकल रिकॉर्ड हो जाता है। देन सिंपल, द इंश्योरेंस कंपनी शेल अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट shall upon receiving information of the accident either from claimant or through accident information report or otherwise designate an officer to settle the claim relating to such accident। yes, अपने मैनेजर को बिठा देंगे, भाई ये क्लेम सेटल करो। जनरली कंपनीज की क्या इंटेंशन रहती है या फिर किस ऑब्जेक्टिव से काम करती है, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा बनाने का कोई साधन नहीं होता। इनका पैसा कैसे बनता है, कि सरकार के थ्रू जैसे मैंडेट करवा लिया, ठीक है, अब क्या है, ये कंटिजेंसी का सारा पैसा होता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो पैसा मिलेगा। मान लो, क्या हर कोई आदमी सड़क के ऊपर सिर्फ एक्सीडेंट बिठाने के लिए जाता है क्या, नहीं जाता हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी जनता ऐसी है जो पूरी उम्र जो होगी उनको गाड़ी चलाते जाते लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, बहुत अच्छी और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, लेकिन हर साल उनको इंश्योरेंस भरना पड़ता है। जो इंश्योरेंस कभी क्लेम नहीं होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम है, ठीक है ना। एक साल हुआ नहीं, इंश्योरेंस आपने करवाया, एक्सीडेंट बिठा दिया, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा वापस देना पड़ गया, ये इनकम नहीं है कंपनी की। इसी कारण से हर साल जो प्रीमियम जाता है, हर साल की इनकम होती है, बहुत मदद होती है इस स्टेट की, ये सारा पैसा जाता है, सारा पैसा स्टेट के पास ही तो जाता है, ठीक है जी। डन। तो अब क्या है, कंपनीज बेसिकली क्या करती है, इसी कारण से जो क्लेम्स वगैरह रहते हैं उनको रिजेक्ट करती है। ठीक हो गया, उनकी पॉलिसीज को रिजेक्ट करने की। चलो कोई बात नहीं, रिजेक्ट करने दो, उनका काम है रिजेक्ट करने का। ठीक है, 153 पे देख लो, सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने जो है बेसिकली इंश्योरेंस करवा लिया,
इंश्योरेंस करवाया था आपने, इंश्योरेंस के लिए भेज दिया, मैं हिट एंड रन करके भाग गया। कंपनी ने आपका जो क्लेम था वो पास कर दिया, आपकी गाड़ी को ठीक करवा दिया, आपको जो भी नुकसान था आपकी भी तीमारदारी करवा के, जो भी पट्टी करवाना था आपका वो करवा के, ठीक है जी, आपका भी काम हो गया, डन। अब क्या हुआ, अब बंदा पकड़ा गया, मेरे को पकड़ लिया पुलिस ने, मेरे खिलाफ केस चल रहा है, अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे से लेगी अगर मैं मिल गया तो। लेट्स से अगर नहीं मिला तो फिर आप बाउंड हो जाओगे, आप अपनी कंपनी को जितना, मान लो आपने प्रीमियम दिया है कितने का, 10,000 रुपये का दिया, खर्चा हो गया 25,000 रुपये का, तो आप देनदार हो जाओगे। अगले साल उसी से ही आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, या फिर उसी समय वो अपनी कंडीशन बता देंगे, ऐसा है जी प्रीमियम भर दो आप नेक्स्ट ईयर का, ठीक है ना, ये चलता रहेगा आपका, हम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, फिर आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा, ठीक हो गया। इस हिसाब से चलता होता है, बस इतना कर लो। आगे आ जाओ 159, information to be given regarding accident. Yes, the police officer shall during the investigation prepare an accident information report to facilitate the settlement of the claim in such form and manner within 3 महीने, underline within 3 महीने, and contains such particulars and submit the same to the claim tribunal and such other agencies as may be prescribed। जो भी प्रेस्क्रिप्शन बताया गया उसके हिसाब से जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये हाँ, ठीक 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 है। ठीक ठीक, सही सही सही, हाँ ठीक है। चलो 160, ड्यूटी टू फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। ठीक है जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल जो कि एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व है, एक्सीडेंट जिसने किया है वो भी और एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो भी, दोनों के दोनों। A registering authority or the officer in charge of police station shall, if so required by a person who alleges that he is entitled to claim compensation, कि मेरा compensation बनता है जी in respect of an accident, accident हुआ है मेरा arising out of the use of the motor vehicle, क्यों motor vehicle से हुआ है, or if so required by an insurer against whom a claim has been made in respect of any motor vehicle, furnishing to that person or to that insurer as the case may be payment of the prescribed fee। ठीक है जी, prescribed fee तो पे करनी पड़ेगी। any information at the disposal of the said authority or the said police officer relating to the identification marks or other particulars of the vehicle। ठीक है जी, सब कुछ देना पड़ेगा उस ऑफिसर को, and the name and address of the person and who was using the vehicle at the time of the accident, सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स वगैरह दोगे, or was injured by it and the property if any damaged in such form and within such time as the central government may prescribe। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा फॉर्मेट बना कर दे रखा है ऑफिसर्स को, अगर जैसे एक्सीडेंट के विषय में कोई भी एफआईआर एफआईआर होती है तो एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लेम करती है। 161, special provision as to compensation in case of hit and run motor accident। yes, hit and run motor accident के अंदर अब आया है ये, ठीक है जी। notwithstanding anything contained in either law for the time in force or any instrument having the force of law, central government shall provide for paying in according with the provision of this act and the scheme made under subsection 3 compensation in respect of the death or of grievous hurt to persons resulting from hit and run motor accident claim। ठीक है जी, देख लो जरा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द स्कीम मेड अंडर सबसेक्शन 3, ये डायरेक्ट आ जाता है सेक्शन। ठीक है जी, देयर शैल बी पेड एज कंपनसेशन, अंडरलाइन कर लेना, कंपनसेशन की तरह पे किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ, अगर डेथ हो गई है ऑफ एनी पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन, हिट एंड रन के एक्सीडेंट के अंदर एक फिक्स सम है जो देना ही देना पड़ेगा, कितना, 2 लाख रुपए का, और सच हायर अमाउंट या 2 लाख से ज्यादा वो वाला अमाउंट एज बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। बी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट, पे मृत्यु कारित नहीं है लेकिन ग्रीवियस हर्ट जो हो गया किसी बंदे को रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, एक फिक्स सम है कितना, 50,000 रुपए का, और हायर अमाउंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। ठीक है जी, वो तो हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक स्कीम स्पेसिफाइंग the manner in which the scheme shall be administered by the central government or general insurance council, अंडरलाइन करो, सेंट्रल गवर्नमेंट और को सर्कल कर लो, और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, काउंसिल को जरूर कर लेना। द फॉर्म मैनर एंड द टाइम, ठीक है जी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, नहीं तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है वो बताएगी, आपको प्रोवाइड करेगी। सीधा 4 पे पढ़ा, ए स्कीम मेड अंडर सबसेक्शन 3 में प्रोवाइड दैट, क्या कि पेमेंट करी जाएगी उस अमाउंट की एज में भी जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एज एंटायरिम रिलीफ, बॉक्स कर लो, एंटायरिम रिलीफ कितना का मिलेगा टू एनी क्लेमेंट अंडर सच स्कीम।
A contravention of any provision thereof shall be punishable with imprisonment to which may extend to 2 साल, अंडरलाइन करो punishable को, अंडरलाइन extend to 2 साल, और with fine which shall not be less than 25,000, अंडरलाइन not less than 25,000 रुपए, but which may extend to 5 लाख रुपए, अंडरलाइन may extend 5 लाख रुपए, और with both. The power, functions, and duties conferred or imposed on any officer or authorities by such scheme may be delegated with the prior approval in writing. छोड़ दो इसको. 162 scheme of golden hours. Done. Golden hour आगे ठीक है ना. चलो देखो, अगर वो बंदा जिसने एक्सीडेंट किया है, ठीक है ना, हिट एंड रन का तो देखो आ चुका है 160, ठीक है ना, 162 की बात कर रहे हैं, भागा नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजेंट मैनर में काम करा है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करने के बाद उसने देखा भाई वो जो परिवार है या फिर वो जो बंदा है गाड़ी के जिसकी चोट लगी वो तड़प रहा है, ठीक है, अब वो लगा हुआ है और घर पे फोन कर पापा एक्सीडेंट हो गया, फिर वो मम्मी से बात कर रहा है मम्मा एक्सीडेंट हो गया, फिर उन्हें मामा के बुला ले मामा जी एक्सीडेंट हो गया मेरा, फिर जिया जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, टाइम पास कर रहा है, ठीक हो गया, क्या करना चाहिए तो उसको, यस, बिल्कुल, जब वहां पे रुक के खड़ा हो गया है जो कि अच्छी बात है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है, भाई एम्बुलेंस को कॉल कर ले, क्योंकि गोल्डन आवर है, वो बच सकता है या वो सवारियां बच सकती हैं उस व्हीकल के अंदर, ठीक है ना, आओ जाओ. Notwithstanding anything contained in the General Insurance Companies Nationalized Act 1972 or any other for the time being in force, or any instrument having the force of the law, the insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India shall provide in accordance with the provision of this act and the scheme made under this act for treatment of road accident victims including during the golden hours. ठीक है जी, जो इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है जी, उसी के अंदर ही इंक्लूडेड है, यानी मान लो किसी को चोट लग जाए और उसको भर्ती करवाना पड़ जाए तो ये भी इंश्योरेंस के अंदर ही है अब, ठीक है ना, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सरकारी का तो कर मतलब ही नहीं बनता, वो तो प्रोसीजर चलता है, ठीक है ना, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि बिल्कुल नजदीक जो प्राइवेट हॉस्पिटल ही है वहां पे करवा दिया भर्ती, अब वो पैसे के लिए ट्यों ट्यों नहीं करेगा, ठीक है ना, पैसा आ जाएगा, इंश्योरेंस है इसका, डन, सही, चलो, जो गोल्डन आवर का जो प्रोटोकॉल है ये लोगों की जान बचाने के लिए वो फॉलो कर रहा, अगर पैसे पैसे करेगा और ये मर गया तो जिम्मेदारी बन जाएगी प्राइवेट डॉक्टर की, ठीक हो गया. द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल मेक a scheme for the cashless treatment, शाबाश, of the victims of the accident during the golden hours, and such scheme may contain provision for creation of fund for such treatment. इसके लिए भी एक फंड की स्थापना कर दी गई है, ठीक है ना. इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये गोल्डन आवर की स्कीम आई तो इंश्योरेंस जो है मोटर व्हीकल का वो महंगा हो गया थोड़ा सा, ओके. 163 refund in certain cases of compensation paid under section 161. Yes, the payment of the compensation in respect to the death or give result to any person under section 161 shall be subject to the condition that if any compensation hereafter in this subsection referred to as the other compensation, इसको other compensation के नाम से बोलेंगे, or other amount in lieu or by way of satisfaction of the claim of the compensation in award is awarded or paid in respect of such death, grievous hurt, or under any other provision of this act or any other law for the time being in force or otherwise, so much of other compensation or other amount aforesaid as is equal to the compensation paid under 161 shall be refunded to the insurer, ठीक है ना. अब हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो है बंदों को करवा दिया हॉस्पिटल में भर्ती, ठीक है जी, अब इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको तो पैसा देना पड़ेगा जब डॉक्टर मांगेगा, ठीक है जी, उन्होंने दे दिया, ठीक है जी. अब हुआ क्या, बंदे जो है ठीक हो गए, उनका लगभग 10 लाख का जो है वो हो गया, ठीक है जी. इसके बाद जो है इंश्योरेंस का क्लेम जो बना, इंश्योरेंस का क्लेम भी बना कितना, इंश्योरेंस का क्लेम बना उनका 8 लाख का, तो अब 2 लाख की देनदारी बन गई, ये 2 लाख जो एक्सेस या अदर अमाउंट गया है ये वापस इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को वापस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना. चलो क्या क्या, before awarding compensation in respect of an accident involving death, bodily injury, or to any person arising out of the use of the motor vehicle under छोड़ दो कराऊं या ना करूं, चलो कर लो इसको. Or other than 161 or any other law for the time being in force, the claim tribunals court या फिर other authority जो भी awarding such compensation, जो भी ये compensation award कर रहे हैं shall
verify as to whether in respect of such death or bodily injury compensation has already been paid, compensation already been paid कर दिया गया अंडर सेक्शन 161 और an application for payment of compensation is pending, या फिर compensation के लिए application pending है under that section and such tribunal court or other authority shall, और ये court और other authority क्या करती हैं, if यदि compensation has already been paid, यदि ऑलरेडी बीन पे कर दिया गया कंपनसेशन अंडर 161 डायरेक्ट करती है पर्सन लायबल टू पे द कंपनसेशन अवार्ड बाय इट टू रिफंड, के भाई तू रिफंड कर दे, ठीक है ना, टू द इंश्योर, किसको, इंश्योर कंपनी को, सो मच देयर ऑफ एज इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, कितना, जितना रिफंड करना हो। इफ एन एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज पेंडिंग अंडर सेक्शन 161 की जो एप्लीकेशन है जो कंपनी है उसके सामने पेंडिंग है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है अवार्ड बन जाता है, फॉरवर्ड द पर्टिकुलर्स एज टू द कंपनसेशन अवार्डेड बाय इट टू द इंश्योरर, ठीक है जी, तो क्या करेंगे भाई, ठीक है ना, तो भाई ऐसा कर, तूने यहाँ क्यों लगा दिया, जब तेरी वहां पे पेंडिंग है, जब वहां से रिजेक्ट हो जाए तब कोर्ट में आना, ले जाए इसको वहां पे मैम या फिर जज साहब या जो क्या करेंगे फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जो इंश्योरेंस कंपनी जो है लेट से वो ज़्यादा ही कुछ जोर ज़बरदस्ती कर रही है या फिर वो डिले कर रही है, ठीक है ना, अब उन्होंने 6 महीने पहले जो है एप्लीकेशन दी थी, डिले चल रहा है, ठीक है, अब बंदे ने क्या करा, जो क्लेमर था उसने परेशान होके क्या कर दिया है, अब जाते हैं तो बोलते हैं कि जी चल रहा है काम, चल रहा है काम, चल रहा है काम, तो क्या है, सिर्फ विजिलेंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, बस क्या है कि ध्यान आ जाए कि ये बंदा कोर्ट भी पहुंच गया है अब, ठीक है ना, तो क्या करेगा, सीधा एमएससीटी की कोर्ट जो जनरली जो सेशन जज रहते हैं वही बनते हैं, basically, जो एडीजे लेवल के बंदे होते हैं वही ये जो क्लेम पास करने का काम करते हैं, ठीक है ना, लेट से रोहतक के अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी उसका ऑफिस है और उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है ना, एप्लीकेशन लगाई हुई है, ठीक है जी, उसके मैनेजर को, लेट से यू आर द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, उसके मैनेजर को जब एडीजे की कोर्ट से फॉरवर्डेड ऑर्डर मिलेगा कि भैया ये आ गया है और आपके पास पेंडिंग है, हमें ये पता चला है, तो आपको ये भी फॉरवर्ड किया जा रहा है, आपके कान खड़े हो जाएंगे, अब जो लापरवाही से काम कर रहे थे कंपनी वाले, ठीक है ना, आप अपने सारे स्टाफ को टाइट करोगे भाई, ये क्लेम आ गया, ये फॉरवर्ड हो गया, जज साहब से भी आ चुका है, ये फटाफट फटाफट 15 दिन के अंदर अंदर इसका क्लेम करो, पास पास करो, रिजेक्ट करो, जो भी करना होगा, ठीक हो गया, चलो, for the purpose of this section, this subsection, an application for compensation under section 161 shall be deemed to be pending, किसको बोलेंगे deemed to be pending को, यदि such application has been rejected till the date of the rejection of the application, ठीक है जी, रिजेक्ट कर दी किस दिन, जिस दिन केस डाल दिया, ठीक है जी, वो भी आ जाएगी, इन एनी अदर केस टिल द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन, कब तक पेंडिंग मानी जाएगी, जब तक पेमेंट ना हो जाए compensation, ठीक हो गया, चलिए 164 पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा, यस नॉट एनीथिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ, द ओनर मालिक किसका, मोटर व्हीकल का, और या फिर अथोराइज इंश्योरर जो है शैल बी लायबल, अंडरलाइन बॉक्स कर लो, शैल बी लायबल, और अंडरलाइन ओनर नंबर 1, अंडरलाइन अथोराइज्ड इंश्योरर, अंडरलाइन करके इसको नंबर 2 डाल लेना, to pay in case of death or grievous hurt due to an accident arising out of the use of motor vehicle a compensation of a sum of 5 लाख रुपए in case of death, डेथ के केस के अंदर, और ऑफ 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस केस के, ग्रीवियस हर्ट के अंदर 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी, अदरवाइज 5 लाख रुपए, या जो ओनर है वो पे करेगा, और अगर ओनर ने समझदारी कर रखी थी, उसने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस से ले लेगा 5 लाख, ठीक है जी, लीगल, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, और लेट्स से अगर ग्रीवियस हर्ट हुई है दूसरी बंदे को मिल जाए, in any claim for the compensation under subsection 1 the claimant shall not be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of the in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, साइड में लिख लो, नो फॉल्ट लाइबिलिटी है ये, रोड पे आप बड़ा व्हीकल लेके या कोई भी व्हीकल लेके आ रहे हो, अकॉर्डिंगली उतनी ही जिम्मेदारी बन गई है, अब आप ये सामने वाले पार्टी की दोष बताओ कि देखो जी सामने वाला जो है ना वो तो गलत तरीके से चला रहा था, यस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ना बोल के हम इसको बोलेंगे नो फॉल्ट लाइबिलिटी, हाँ हाँ, ठीक है, बट ध्यान रखना
उसके अंदर क्या है, लेट से अगर गलती नहीं है तो इक्विटी का रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम करती है, जिसकी गलती है उसी के खिलाफ जो है लो काम करता है, जिसकी गलती नहीं है यानी वो विक्टिम है फिर, ठीक है ना। लेकिन अगेन, मैंने गाड़ी पे चोट मार दी आपकी, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात, तो मेरी गाड़ी पे तो चोट लगी है, आपने भी गाड़ी इंश्योर कराई हुई है अपनी, मैंने भी करवाई हुई है, आपकी आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे मेरी गाड़ी ठीक होगी, और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपकी गाड़ी ठीक करवाई जाएगी, ठीक है ना। अगेन, आप बोलोगे कोर्ट के, बोलना ही आपने कि इसकी गलती थी, मैं बोलूंगा जी इसकी गलती थी, ठीक है ना। तो भाई ये समस्या ही ना है, इसी कारण से ये एक्ट है, ठीक है ना। भाई ऐसा है जी, गलती तो दोनों की थी, रोड के ऊपर दोनों ही हो ना, तो दोनों की गलती है, ठीक है। इसी कारण से इंश्योरेंस का जो है ये जो रूल है या प्रोसीजर वो बनाया गया है, ताकि ये दिक्कत ही ना आए, ठीक है ना। चलो, 164A scheme for interim relief for claimant. Yeah, the central government may make a scheme for the provision of interim relief underlying to claimants praying for compensation under this chapter. इससे पहले भी interim relief आया है कहीं पर, किसमें आया, 161 में, 161 की हेडिंग पढ़ो। यस, ठीक है ना, ये 161 हिट एंड रन का है, 164 जो है नॉन हिट एंड रन का है। बाकी ग्रीवियस ऑफ डेथ रिटर्न में भी हो रही थी, ग्रीवियस ऑफ डेथ 164 में भी हो रही, ठीक है ना। 161 के अंदर चार के अंदर जो है सीधा सिंपल 161 चार के अंदर जो है एंटी रिलीफ बनाया गया है, 164 ए के अंदर एंटी रिलीफ कॉमन केसेस के लिए बताया गया है, बाकी सिंपल सेम। 164 बी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये लो जी फंड बना दिया, है ना, ये बोल रहे थे ना भाई इंटायर रिलीफ बनाएंगे जिसके लिए अलग से फंड बना रहेगा, तो फंड बना देंगे, ठीक है जी, आ गई ये वाले फंड 164 बी, बी में के फंड है, ठीक है ना, फंड भैया ये फंड एम में सिटी फंड है। The central government shall constitute a fund to be called motor vehicle accident fund, and thereto shall be called payment of the of a nature notified and approved by the, कितना पेमेंट कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह बताएगी इसको, बस इसके अंदर बस ये ध्यान रख लो क्या कुछ करना है, ठीक है। तीन के अंदर आ जाओ, और ये अमाउंट कितना होगा क्या कुछ होगा किस हिसाब से होगा, तीन के अंदर द फंड शेल बी यूटिलाइज, कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, ए ट्रीटमेंट के लिए, डन, बी कंपनसेशन टू रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, ठीक हो गया, सी कंपनसेशन टू अ पर्सन ग्रीवियसली हर्ट के लिए, डी कंपनसेशन टू सच पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे यूटिलाइज होगा। 164 बी के कारण ही जो कुछ फंड वगैरह कंपनसेशन वगैरह है वो मिल पाता है पार्टीज को। आगे आ जाओ, चेक 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 चेक, सात, देखो जरा, 164 बी का 7, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बी का 7, ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall maintain proper accounts and other relevant record and prepare an annual statement of accounts of fund in such form as may be prescribed by the central government in consultation with the underlined controller and auditor general CAG CAG, ठीक है जी। द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द सीएजी ऑफ इंडिया एट सच इंटरवल एज मे बी स्पेसिफाइड। यस, ये जो इतना सारा पैसा जो है डेली बेसिस पर लोगों से लिया जा रहा है, क्या वो ढंग से यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज क्या, ये ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन 164 के बी है ना, बी, हाँ बी के 3 के अंदर, ठीक हो गया। चलो, 164 सी सिंपल हेडिंग से ही देख लो बस, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, देखो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेंट्रल एक्ट है, ठीक है जी, तो सेंटर के पास है। 164 डी, शाबाश, ये तो बहुत इजी है, विमानी शब्द, ठीक है ना, बीच में एक स्टेट हाईवे आता है, 152 डी, ठीक है ना, आज से उसका नाम कर लेते हैं 164 डी, ठीक है ना, याद हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ रोड है, तो उसके लिए जो भी रूल्स बनाने हैं किसके पास पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर, ठीक है ना, ये पता है ना अपने को, नेशनल हाईवेज होते हैं ऐसे स्टेट हाईवेज भी होते हैं। 165 सीधा आ जाओ, बस ये चैप्टर चैप्टर 12 जो अपने को करना है,
चैप्टर 12 खत्म, आपका एक्ट खत्म। क्लेम्स ट्रिब्यूनल, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। सिटी की कोर्ट बनाएगी, कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है जी। सीधा आ जाओ दो के ऊपर, एक क्लेम ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ such number of members of the state government may think fit to appoint and where it consists of दो या दो से ज्यादा members, one of them shall be appointed as the chairman thereof, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है। तीसरा, एक बंदा, स्टार लगा लेना तीसरे को, एक बंदा shall not be qualified for appointment of a member of claim tribunal unless he or sorry is or has been a judge of a high court, underline, is or has been a district judge, underline, is qualified for appointment of a high court or a district court, yes कम से कम एडीजे बनने के लायक हो। वेयर दो या दो से ज्यादा क्लेम ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एन एरिया, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट कर देगी जो भी उनमें बिजनेस बांटा जा रहा है, सीधी सिंपल सी बात। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये देखो लिखा हुआ, is or has been a district judge। हाँ तो इसने क्लेम ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। हाँ तो यही बोल रहे हैं हमारे तो सेशन जज के पास सर्वे है, उसको थोड़ी ना ट्रिब्यूनल बोले, वो तो अकेले ही बैठ के कर देते हैं सारी चीजें, और उसने बोल रखा है क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन। देखो, हालांकि अलग अलग होना चाहिए, अगर कायदे से बताया जाए, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे इस पृथ्वीलोक के ऊपर, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको क्रिमिनल का जज अलग अलग मिलेगा, क्रिमिनल कोर्ट ही अलग, वो प्रीमाइजेस ही अलग मिलेंगे आपको, सिविल कोर्ट्स अलग मिलेंगे आपको, कोर्ट्स ऑफ लॉ और कोर्ट्स ऑफ इक्विटी अलग अलग मिलेगी आपको, जितने भी ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं ये सब अलग अलग मिलेंगे, इनके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जजेस अपॉइंटेड हैं। जब अंग्रेज गए वो पूरे तरीके से इस देश का खून पी चुके थे, मैन नोटिफाइड छोड़ के चले गए, ठीक है, हमारे पास इतना साधन नहीं था, इसी कारण से जज एक ही है, ठीक है ना। अब क्या है, उसके पास क्रिमिनल की फाइलें भी लगी हुई हैं, उसके पास सिविल की फाइलें भी लगी हुई हैं, ठीक हो गया, सिंपल। अभी इनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो इसी कारण से हाँ कंपनसेशन है, बट इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर पनिशमेंट भी पड़ चुके हैं, इसके अंदर हिट एंड रन भी है, हिट एंड रन ऑफ ऑफेंस भी है, प्योरली हम ना बोल रहे तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोट के साथ इसलिए पढ़ा जाता है गुड़िया क्योंकि इसके अंदर ड्राइविंग आ जाती है, नहीं ना ना ना, हाँ सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, नेग्लिजेंट कैसे कैसे, कई बार है ना नेग्लिजेंट में कोई काम करता है, हाँ, और कई बार इसमें विकैरियस लायबिलिटी भी आ जाती है कि उसका जो है ना सर्वेंट ने कर दिया, ओनर पे लायबिलिटी बन गई। बिल्कुल सही जा रहे थे लेकिन अभी एकदम से गलत हो गया, क्यों सर? देखो, नेग्लिजेंसी के ऊपर बात करते हैं, मैं सिर्फ जो आपने वर्ड बोला, ठीक है ना, शाबाश वेरी गुड, यहीं से आंसर निकलेगा, मैं सिर्फ नेग्लिजेंट के ऊपर सवाल पूछूं, एक रोड है, ठीक है, सिंपल है, एक कोई लड़की है, ठीक है, या फिर कोई लड़का है जो गाड़ी सीखी है जिसने अभी, या फिर कोई बुजुर्ग दंपत्ति है, या बुजुर्ग लड़का बुजुर्ग आदमी है, या बुजुर्ग औरत है, कोई लेडीज है, डन है, सिंपल है। अब भैया नहीं चल रही उनसे गाड़ी 40 से ऊपर, ठीक है, सही, 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, बताओ क्या कोई रॉन्ग किया है उन्होंने? क्या कोई सिविल रॉन्ग हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, बट क्या कोई ऑफेंस किया है उन्होंने? तो उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया तो सिविल सिविल रॉन्ग नहीं किया ना ना, एक्सीडेंट कुछ नहीं किया, रोड के ऊपर 40 की स्पीड चला रहे हैं भाई, नहीं नहीं अपने से तो चल ही नहीं रही है, फिर ऑफेंस भी नहीं किया सर उन्होंने कुछ भी, ऑफेंस हो गया, नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग का ऑफेंस हो गया है, इसी कारण से जो आपने जो जवाब दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बस अभी रिमाइंड नहीं कर पा रही है। हाईवे के ऊपर 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाना इज एन अपराध, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आ जाएगा, ठीक है ना, सिविल रॉन्ग नहीं है ये, बट अपराध की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसी कारण से जब हम आईपीसी या फिर बीएनएस करेंगे, आईपीसी तो क्या करेंगे, बीएनएस करेंगे, तब एक कोटेशन आती है, शायद आपका इस सवाल से सामना हुआ हो, ये कोटेशन वाले सवाल जो है ना मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ कि
all civil wrongs are offenses but all offenses may not be the civil wrongs। ठीक है ना, शायद ऐसी कोटेशन थी। ठीक है ना, ये हर बेरट के अंदर है, जैसे कि हर मर्डर जो वो कल्पेबल होमिसाइड है बट हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, इस हिसाब से। ठीक है ना, चलता है ऐसे ही। आपने ये रोंग और ऑफेंस जो हो रहा है ना उसके साथ आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बड़ा काम आएगा तुमको, तुमने तैयारी कर रखी है तो बहुत काम आएगी ये आगे जाके ना। ठीक है, अभी ये समझो। विकेरियस लायबिलिटी मुझे ऐसे याद है क्योंकि हमने एक केस पढ़ा राजस्थान का। हाँ। तो उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही। उस केस में यही था कि एक लड़की मतलब उस लेडीज के हस्बैंड को है ना किसी गाड़ी वाले ने मार दिया। फिर है ना केस ये चला कि अब इसकी स्टेट मतलब है ना इसके ओनर की लायबिलिटी बनी है। हाँ वो तो है भैया, वो तो है तो देखो। यहाँ पे मैं यही सोच रही हूँ कि टोर्ट में विकेरियस लायबिलिटी में तो फॉल करेगा हाँ कहीं ना हाँ कहीं। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। वाइकेरियस लायबिलिटी तो बढ़िया अदरवाइज भी होती है। ठीक है ना, लेकिन इस एक्ट के अंदर जो मेन चीज काम करती है, नो फॉल्ट जो, नो नो फॉल्ट क्या था, नो फॉल्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है ना, नो गिल्ट लायबिलिटी या नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये इसी कारण से वाइकर से तो अदरवाइज भी लायबल लायबल होता है। ठीक है ना, वाइकर्स लायबिलिटी के अंदर तो क्या होता है कि देखो गलती तो हुई है जी, बट वो मेरे से नहीं हुई, मेरे एजेंट से हुई है। वो तो मोरली या फिर एथिकली जो है उसके ऊपर लगा दी गई। लेकिन अगर आप नो फॉल्ट बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि भाई तेरी गलती है या नहीं है, ये तो स्टेट पूछ ही नहीं रही है तेरे से, तेरे को तो कंपनसेट करना है अदर पार्टी को। अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक है ना। हाँ, चीज सारी काम आ रही है। जो टोर्शियस लाइबिलिटी है वो भी चल रही है, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो भी चल रही है, जो सिविल लाइबिलिटी है वो भी चल रही है। एक इंश्योरेंस में जो एग्रीमेंट किया है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी वो भी चल रही है। लाइबिलिटी है सारी चल रही है, किसी से पीछा नहीं छुटा है। तो इसमें यही था सर, हम जैसे जज के पास लाते हैं केस तो वो हाँ बोलते हैं ट्रिब्यूनल के पास चलता है। हाँ। और इसमें ये भी बोल रखा है 2% होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए। टू ना या ना मोर ना पर्सन ना जो ना ट्रिब्यूनल्स है जो बनाई जाएगी इनकी, इसमें 2% तो हमने तो देखा है कि जनरली एक सेशन जजेस होता है जब। दो के अंदर देखो जरा, 165 के, एक क्लेम टू shall consist of such number of members as the state government may think fit। एंड वेयर इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर और पर्सन। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दो या दो से ज्यादा होंगे, टू और मोर, जिन स्टेट गवर्नमेंट ने सोच लिया ऐसा, जिन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है इतना संसाधन, तो वहां पर एक ही आदमी काम करेगा। ठीक हो गया, सही। एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, ठीक है ना, वो बैठा हुआ है लाइक अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है जी, उसके पास वकील साहब जाएंगे, सिविल की फाइल है, इधर ध्यान दो, सिविल की फाइल लेकर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बंदा एक ही है। ठीक है ना, जैसे मान लो जैसे मैं कल को किसी स्टेट के अंदर एज एन एडीजी सिलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है ना, फिर 5 साल सर्व करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट जज बन जाऊँ, तो मेरे पास वकील साहब आएंगे सिविल की फाइल लेकर। उस सिविल की फाइल में मेरा डेजिग्नेशन कैसे लिखा होगा, मेरा डेजिग्नेशन लिखा होगा बिफोर द कोर्ट ऑफ श्री अभिमन्यु सिंह दी डिस्ट्रिक्ट जज, कॉमा वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे और डिस्ट्रिक्ट बाइंड होता में अगर फाइल आएगी तो है। ये तो हम फिर मैं क्वेश्चन सेशन लेके। हो, हाँ फिर वो सेशन हो जाएगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एमएससीटी के केसेस अलग कर सकें। अगर एमएससीटी की फाइल आती है तो मेरे को चेयरमैन बोला जाएगा, मेरे को मतलब सेशन जब जज नहीं जैसे है बोलेंगे। ना वो जजमेंट पे वगैरह पे साइन करेगा नीचे लिखेगा, तो वहां पे उसमें है ना सेशन जज नहीं लिखा मिलेगा कहीं हाँ पे जो नहीं लिखेगा, फर्स्ट नहीं है लिखेगा। चेयरपर्सन लिखा होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, अभी व्यवस्था क्या है, अभी जैसे एमएससीटी की जो स्टाम्प आती है उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, चेयरमैन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तो आई चुका है। ठीक है ना, नाम आ जाएगा पूरा, ऐसे मोर बन जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे पास रेंट ट्रिब्यूनल भी अलग नहीं थी। ये रेंट ट्रिब्यूनल भी यही कोर्ट सुनते थे, एडीजे साहब भी सुनते थे। हाँ बड़ा अजीब लगता था, ये किराए के मैटर एडीजे सुन रहा है। ठीक है ना, या फिर एडीजे कह लो या फिर सिविल की लैंग्वेज में सिविल जज सीनियर डिवीजन कह लो, हमें बड़ा, मुझे बड़ी हैरानी होती थी। उससे और पीछे चलते हैं, कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर एक्ट आया हमारे पास। कंज्यूमर एक्ट से पहले कंज्यूमर की तो फाइलें तब भी आती थी, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था थी ही नहीं, कंज्यूमर फोरम जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कंज्यूमर फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन या मेंबर्स वगैरह, कोई व्यवस्था नहीं थी। ये
अपने जो लोकल जजेस हैं यही सुनते होते थे। भाई पेप्सी की बोतल में वो आ गया, चूहा आ गया। कब की बात बता रहा हूँ, पेप्सी तो बहुत शुरुआत से है, पेप्सी कोला तो बहुत शुरुआत से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या चूहा आ गया, एक आदमी बीमार हो गया, कहाँ जाए? साल कौन सा चल रहा है, साल 1990 चल रहा है, भाई कोई भी नहीं है, कंज्यूमर फोरम तो है ही नहीं, तो कहाँ जाए? जज साहब के पास जाए। जो जूनियर जुडिशरी रहती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको ये नए केस की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, ठीक है ना। तो सीनियर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीनियर लेवल पे जाता है। अभी फिलहाल क्या है, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अलग से ट्रिब्यूनल बनाई जाए, अलग से ट्रिब्यूनल बना के उसके अंदर अलग से जजेस अपॉइंट किए जाए। तो क्या है, सेशन जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को सौंपी हुई है पावर। ठीक हो गया? ठीक है, सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, हाँ एक समय अब जैसे हुआ क्या, फिर 1995 के अंदर जो है ये व्यवस्था शुरू होगी, फिर 2005 के अंदर जो क्या हुआ है, सीधा सिंपल एक्ट ही आ गया। एक्ट आ गया, वो बिल्कुल प्रीमाइज से अलग हो गया, जजेस भी अलग से अपॉइंट होने लगे कंज्यूमर के, अब सिस्टम अलग हो गया है। जैसे फास्ट अकाउंट है, उनमें अलग ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही और पीछे चल पड़ो, ऐसे ही टैक्स के मामले होते थे। एक समय ऐसा होता था, जो सेशन जज साहब होता था वो टैक्स के मामले भी सुनते थे। लेकिन क्या किया है इन्होंने, अब अलग से टैक्स ट्रिब्यूनल्स बना दिए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स बना दिए। ठीक हो गया, बहुत कम मामले जो ऐसे होते हैं जो कोर्ट के अंदर जाते हैं। डन, छोड़ दो, और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कोई कंज्यूमर है, उसके साथ अन्याय हो गया डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, वो कहाँ जाएगा? स्टेट फोरम पे जाएगा, स्टेट फोरम पे भी अन्याय हो गया, फिर कहाँ जाएगा? नेशनल फोरम पे, वहां पे भी अन्याय हो गया, अब कहाँ जाएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट तो अदरवाइज है, देखो सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, तो लोअर और जुडिशरी का तो इशू ही नहीं है। ठीक हो गया? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि उनको ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए और बनानी अपॉइंट चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखो असल में जो सरकार का नारा है ना कि भाई गुड गुड डेज, गुड 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 टाइम्स, क्या ऐसे कुछ है, पता नहीं क्या कहते हैं, अच्छे दिन, है ना। असल में हमारे देश में अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तब आएंगे जब 4 करोड़ 70 लाख की, या फिर सीधा सिंपल छोड़ दो, बहुत पुराना डाटा है ये, मैं सिर्फ सीधा सिंपल 5 करोड़ बोल देता हूँ, जब इस देश के पॉपुलेशन के ऊपर, इस देश की जुडिशरी पर से 5 करोड़ की पेंडेंसी का दाव हट जाएगा। जब देश के अंदर जो भी अपराधी है उनको ये डर सताएगा कि भाई अब पुराने जैसा सिस्टम नहीं है, आज एफआईआर होगी, 15 दिन के भीतर भीतर अगर फांसी लगनी है तो फांसी लग जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, बहुत तेज हो चुका है, तभी अच्छे दिन आए हैं महसूस होगा। और ध्यान रखना, जुडिशरी, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और ये कानून व्यवस्था एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर कोई भी देश बिल्कुल लास्ट में ध्यान दे पाता है। देखो कितना कितना केस हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, आप रोड के ऊपर चले जाओगे, रोड के ऊपर क्या है, कोई भी किसी वक्त गाड़ी चला रहा है, ठीक है जी, अब रोड रेज कर रहे हैं तो वहां पर भी समस्या है। ठीक है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहां पर भी समस्या है। पहले तो कर्बिंग इन समस्याओं की करी जाएगी, ठीक है ना, लास्ट में आएगा कोर्ट्स के ऊपर तो। हमारी तो जुडिशरी का ये हाल है, जैसे किसी को जेल में डाल दिया उसको कभी संभाला ही नहीं कि उसने कितनी सजा पास करी, बिल्कुल। और कभी कोई है ना जेल के अंदर जाता ही नहीं है, वो उसका हाँ, केस ही में ऐसे चलता ही, अभी तो केओस ही चल रहा है। है। धीरे धीरे देश डेवलप होगा, देश के अंदर रिसोर्सेज बनेंगे और इकोनॉमी जो है डेवलप करेगी। ठीक है ना, डेवलप जैसे इकोनॉमी करेगी फिर जो है इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में 5,000 पोस्ट वैकेंट है जजेस की। 5,000? अरे नहीं, किसने बोल दिया 5,000? ये मैंने एक बार डाटा देखा है, 5,000 तक पोस्ट है। 22,442 पोस्ट पेंडिंग है। और फिर भी नहीं दे रही। मैंने ये तकरीबन 3-4 साल पहले जो है वो करा था, इसके बाद जो है यूपी में पोस्टें खुली, इन्होंने 610 पोस्ट जो है जजेस भर्ती किए, ठीक है जी। 200 के करीब तो दिल्ली ने लगा दिए थे, एक झटके में जज बढ़ा के लगा दिए। ठीक है ना, अब हरियाणा की स्टेट ध्यान नहीं देती है, ठीक है जी, इनको ये 15-20 भी कर लेते हैं और 5 साल में एक बार कर लेते हैं, वही बहुत है, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है और कैसे काम नहीं चल रहा है। ठीक है ना, ध्यान दिया जाएगा, लेकिन एक समय आएगा। एक समय कब आएगा? जैसे कि आप समय बहुत धीरे 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 बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है। क्योंकि अब लोग मैंने बोलने लगे हैं क्या, कि भाई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कीजिए।
आंदोलन हुआ, ठीक है ना, सीजेपी ने खैर उसको बहुत विभत्स कर दिया, लेकिन सरकार ने सुनी। अब क्या है, देश के अंदर जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है उसके हाथ में एक कमेटी भी बैठ चुकी है, ठीक है ना, उसके हाथ में पावर है, वो सजा भी दे सकती है और सीबीआई जांच भी करवा सकती है। देखा होगा ना, ये जो अभी जो एक्ट आ रहा है, इसका विरोध भी शुरू हो गया। रोड के ऊपर तो पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या दिखाती है, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। वही पॉलिटिकल पार्टियां अब संसद के अंदर इस बिल का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा है कि सीधा कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी और जो अथॉरिटी है उसके हाथ में आ जाएगी। और यूसीसी ना यूसीसी तो वो तो पहले थी, अभी अभी एफसी एक्ट, काफी सारी दो एक्ट आ रहे हैं बेसिकली। एक तो ये फॉरेन फंडिंग का आ रहा है, और एक आ रहा है आपका, ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है। ये जो एनटीए वगैरह है और जो एडमिशन और टेस्टिंग जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है जी। उसका विरोध भी शुरू हो गया संसद के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा है ना, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है ना, सही। तो अब लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश का रडार जुडिशरी की तरफ घूम जाएगा। क्योंकि सर जैसे जुडिशरी से लोगों का भरोसा उठेगा, क्योंकि वो केस पेंडिंग इतने ज्यादा हो जाए, फिर लोग अपने कानून खुद हाथ में लेने लग जाएंगे। ये सबसे इट इज अ नाइटमेयर, हाँ, ठीक है ना। ये इवन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब भी बोल चुके हैं, और एक बार नहीं कई मौकों पर बोल चुके हैं कि इतना ज्यादा पुशिंग एज पे मत लेके जाओ पॉपुलेशन को। जिस दिन इन लोगों का विश्वास उठ गया, उस दिन वो अपने हाथ में कानून उस लेने दिन लगेंगे, जजेस भी जो खुद ये जुडिशियल महसूस होगा। जुडिशियल डिपार्टमेंट, जो जुडिशियल सर्वेंट्स हैं और ये डिपार्टमेंट है, इट बिकम्स यूजलेस, ठीक है। बड़ी भयानक स्थिति होगी, ये सिविल वॉर की स्थिति होती है, ठीक है ना। लोग बोले जज होगा अपने घर, हम अपने आप देख लेंगे, हम नहीं जाते उसके पास, हमें विश्वास ही नहीं है हमारे खिलाफ काम करेगा। क्योंकि पेंडिंग इतनी रह जाएंगे केसेस, वहीं हाँ, जज को ठीक है, इसी कारण से, सही। अब क्या है, हालांकि हम चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गई, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, जो दुनिया की नंबर वन अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके पास कितना है। मान लो अगर हमारे पास कितने, अगर 13 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, तो उसके पास तो 200 की लाइन है। जितना इवन चाइना चुना सारे जो जितने भी डेवलप कंट्री उनका मिला लो और अमेरिका को मिला लो, बराबर है। लेकिन अमेरिका के पास जो पॉपुलेशन अमेरिका को संभालनी वो कितनी है, यूपी जितनी पॉपुलेशन है, यूपी की ज्यादा भी, ठीक है ना। इसी कारण से वहां पर ये जो डिपार्टमेंट रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स है, अच्छा जुडिशरी है, ठीक है ना, इसी कारण से अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था, अलग अलग से जजेस हैं, ठीक है जी, बढ़िया नौकरी का काम चल रहा है इनका, बढ़िया अपना पैसा कमाते हैं। यहाँ पे तो हर किसी चीज का केस है। अगर आप सारा ध्यान जुडिशरी की तरफ कर लोगे तो भी अपराध बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं बढ़ेगा, क्यों, उधर से लोग, क्योंकि दूसरी स्कीमों पर से ध्यान सरकार काट जाएगा। मुसीबत होती है पॉपुलेशन, ध्यान रखना। और एक पॉपुलेशन होती है जो खुद खाती है, कमाती है और देश को आगे बढ़ाती है। एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जो फ्री बी के चक्कर में आपको ये भी फ्री कर दो, ये भी फ्री कर दो, जो देश की लायबिलिटी बन जाती है, वो देश खत्म हो जाता है। हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने हैं जो फ्री के चक्कर में घूमते हैं, वो भी करोड़ों ही हैं। अगर आप लेट्स से, अगर मैं बताऊं कि भाई 10% हिंदू जो होते हैं वो गद्दार होते हैं, तो 150 करोड़ के 10% लगा लो, 15 करोड़ लोग गद्दार घूम रहे हैं, है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अभी क्या है, अभी तो ऐसे जुडिशरी के ऊपर प्रेशर रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जजेस की गर्मियों की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, और ये जो छुट्टियां चलती रहती है वीकेंड वाली, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, हमारे टेंशन हो जाएगा। बंद हो जाएगा। जिस दिन प्रेशर आएगा ना, उस दिन फिर जुडिशरी इस देश का जो लेजिस्लेशन उसके ऊपर प्रेशर बनाएगी कि आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। फिर क्या है, बहुत बड़े रिफॉर्म्स आएंगे। डायरेक्ट रिफॉर्म्स तो 2014 में ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस देश की जुडिशरी भी ऐसी है। क्यों ना एक हरियाणा के एक अच्छे लड़के या लड़की को जज बनाकर क्यों ना साउथ इंडिया भेजा जाए, जहां पर वो किसी को ना जानता हो, जहां पर कोई भी किसी हरियाणा के लड़के लड़की को आके यूं ना बोले, अरे भाई राम राम, अरे वो केस आओगा, हाँ देख लूंगा देख लूंगा। क्यों ना एक साउथ इंडियन को यहाँ जज बनाया जाए। ये सारी फैसिलिटी आई है इसमें, क्यों भाई, ठीक है ना। इस तरीके का काम होना चाहिए, लेकिन इस देश की जुडिशरी बोला नहीं,
हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इस बार ऐसी गवर्नमेंट आई है कि भाई इस बार जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं या फिर इस बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें हमारा एक भी बंदा नहीं है, कोई बात नहीं, 5 साल पोस्टपोन कर दो, अगली बार देख लेंगे। ठीक हो गया। और हरियाणा के बच्चे को तो समझाने का भुगत रहा है वो बेचारा, हरियाणा का बच्चा तो, है ना। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि, हाँ। हाँ बस वो उस समय उसको ट्रिब्यूनल मान लेते हैं, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा तुम्हारी बात पे ना, एक अपने अपने यहाँ सेशन साहब आए थे। ये मैं आपको 2009-10 की बात बता रहा हूँ। वो एमडीयू में ना, ये गेट नंबर 1 पे शाम को जो है ना अपना, वो उनके पास एक कुत्ता था, और वो कुत्ता घुमाते थे। अभी तो जैसे ग्रीन टी वगैरह, पहले ग्रीन टी वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो वो घुमाते थे यहाँ पे। और उनका 2 बच्चे थे उनके पास, और उनकी वाइफ थी, पता नहीं जा रहे थे कहीं पे, वो तीनों एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। तो वो जो जज साहब होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर उनकी कोर्ट में कोई एमएससीटी का केस फाइल कर देता था, तो एक बार बस अपीयरेंस करवाते थे वो क्लेमेंट, एक बार जरूर करवाते थे, ठीक है ना। उसको देख के बढ़िया कंपनसेशन पास करते थे। मैं जब पहली बार कोर्ट गया था 2009 में, तब मैंने देखा था कि एक बंदा आया हुआ था, बड़ा बड़ा सुंदर लड़का था भाई, बहुत सुंदर, बिल्कुल हेल्दी था वो, ठीक है जी। लेकिन यहाँ से उसकी टांगे कटी हुई थी, एक हाथ इतना कटा हुआ था, एक उल्टा हाथ था उसका, उसने ऐसे हाथ जोड़े, और वो व्हील चेयर के ऊपर था। और सेशन साहब जो बैठे हुए थे, सेशन साहब ने उसको देख के और पूछा कितना कंपनसेशन क्लेम किया इसने। बस एक ही बात है, मेरे सामने की बात, मैं पहली बार सेशन कोर्ट के अंदर गया, रवीश बाबू जी होते थे हमारे। तो बाबू जी ने बोला जी इसने जो है ऑन दैट टाइम इसने जी मांगे हैं जी 6 लाख रुपए मांगे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, कितना कैलकुलेशन में आया, कैलकुलेशन में ज़्यादा ज़्यादा ही हो रहा है जी, बाकी इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि भाई इतना नहीं होता, इनको रिजेक्ट कर दिया। जज साहब ने बस इतना करके देखा है, हाँ जी, वकील की तरफ, जो इंश्योरेंस कंपनी का वकील था, इंश्योरेंस कंपनी के वकील की तरफ जाते ही, नजर जाते ही, ठीक है जी, वकील साहब ने देख लिया कि भाई जज साहब की तो आंख में पानी है, बोले जज साहब कर देंगे जितना आपको उतना ऑर्डर कर दो, आपकी इच्छा है कर दो। इनको आप 11.5 लाख रुपए देंगे, अलोंग विद 11.5 लाख, जितना भी इनका मेडिकल का खर्चा हो, सारा का सारा पैसा इनको दिया जाएगा। यस नो, हाँ जी दे देंगे उसी समय, ठीक है। बाहर निकल के फिर वकील साहब से कंपनी के पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आपने इतना क्यों पास करवा दिया। वकील साहब बोलते हैं कि अरे तू क्या चाह रहा है, तूने जज साहब के बारे में पता नहीं है, ठीक है जी। बोला जी हम अपील करेंगे। बोला भैया तूने अपील करना, जो कुछ करना वो कर लियो, बस आज तू बचा लिया, ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना। वरना एक बार अगर जज साहब को पूछना शुरू करते भाई क्लेम पास क्यों नहीं कर रहे, और क्या चाहते हो, भाई ये मर जाए, और क्या ग्रीवियस हर्ट चाहिए तुमको, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ग्रीवियस हर्ट है कि वो तो पूरी तरह से ही खत्म हो चुका है, उसके ऊपर की बॉडी काम करे तो अब तो उसको खाने का नहीं। मन नहीं और वो पता नहीं किसने, अच्छा इंटेलिजेंट सा बंदा था, कोई टेस्ट वगैरह मुझे याद नहीं आ रहा, कोई टेस्ट वगैरह भी उसका क्लियर हो गया था, इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर हो गया था, उसको ज्वाइनिंग वगैरह करनी थी उसने। अब वो क्या है, सारी उम्र बैठा रह गया, फिजिकल का पता नहीं, शायद कुछ पता नहीं क्या था, बड़ा बड़ा सुंदर लड़का था वो। उसके तो बाल भी थे, मुझे याद आ रहा है, उसके बाल उड़ रहे थे हवा में। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लड़का था। हाँ जी, आ जाओ बैठो, आप इधर बैठो, 5 मिनट लूंगा बस मैं, ठीक है ना। सही, 166 के अंदर सीधा एप्लीकेशन पे आ जाएगी बात, ठीक है जी। जितनी भी एमएससीटी की जो फाइलिंग होती है अपनी, कोई भी केस फाइल होता है 166 की एप्लीकेशन लगती है, सीधा सीधा, ठीक है। अगर मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या सिर्फ वही डालेगा केस, नहीं, उसके जो गार्जियंस वगैरह वो भी तो डाल सकते क्योंकि हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के अंदर भाई जो उसके पेरेंट्स असली भी विक्टिम था वो तो खत्म ही हो गया, तो डिपेंडेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी कारण से एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 165 में बी मेड, किसके द्वारा, बाय द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड इंजरी। देखो जिंदा है तो इंजरी बोलेंगे, अगर खत्म ही होगा तो फिर कुछ नहीं। बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यस, अगर प्रॉपर्टी के ऊपर इंजरी है तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया। जहां पर डेथ हैज रिजल्टेड फ्रॉम एक्सीडेंट बाय ऑर्डर एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज,
उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। डी बाय एनी एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड बाय द पर्सन इंजर्ड और ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एज द केस में भी, जो भी केस। डन हो गया, सिंपल। बस इस बात का ध्यान रखा जाएगा दैट वेयर ऑल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड हैव नॉट जॉइंड इन एनी सच एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, द एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन बिहाफ फॉर दिस पिटीशन टू लैप्स। ठीक है जी, जाने दो इसको। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। हर एक एप्लीकेशन जो है इस सबसेक्शन के अंदर शेल बी मेड एट द ऑप्शन ऑफ द क्लेमेंट, क्लेमेंट के ऑप्शन के ऊपर आती है, ईदर ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल हैविंग जुडिक्शन ओवर द एरिया इन विच द एक्सीडेंट ओकर्ड। ठीक है जी, या तो क्लेम ट्रिब्यूनल है उसका जुरिस्डिक्शन बनता है जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, या फिर क्लेम ट्रिब्यूनल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द क्लेमेंट रिजाइड्स, या फिर जहां पर वो क्लेमेंट रहता है वो वाला एरिया जुरिडिक्शन आता है। कैरीज ऑन बिजनेस करता है, धंधा करता है, वो एरिया आता है। और विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट रिजाइड, जिसके अंदर डिफेंडेंट रहता है। ठीक है ना, डिफेंडेंट को जरा बॉक्स कर ले। एंड शेल बी इन सच फॉर्म एंड कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है अगर एमएससीटी की क्लेम आपको करनी है। Number 3, no application for compensation shall be entertained unless it is made within 6 महीने। इसको स्टार लगा लेना। 6 महीने कब से? ऑफ द ओक्यूरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कब हुआ है? 1 जनवरी 2026 को हुआ है। एप्लीकेशन कब लगा रहा है? आज लगा रहा है, लिमिटेशन बाढ़ हो चुका है। नंबर 4, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल shall treat any report of accident forwarded to it under section 159 as an application for compensation under this act। yes, अगर इंफॉर्मेशन भी आई है एक्सीडेंट की तो वो भी, उसको भी ट्रीट कर सकती है कोर्ट। ठीक है ना, क्लेम के जैसे ट्रीट कर सकती है। 168 पे आ जाओ सीधा, अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। सीधा अवार्ड की बात हो रही है इसी के अंदर। मान लो अगर एमएससीटी को अवार्ड देना है तो सेक्शन 168 के अंदर दिया जाता है। ठीक है जी, सिंपल सिंपल प्रोसीजर क्या है? रिसीव हो गई है क्या एप्लीकेशन, किस लिए? कंपनसेशन की, जो 166 के अंदर आई है। क्लेम ट्रिब्यूनल जो है क्या करेगी? शेल को अंडरलाइन करेगा। आफ्टर गिविंग नोटिस, नोटिस देने के बाद किसको? एप्लीकेशन का, इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है जी। एंड आफ्टर गिविंग द पार्टीज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस इंश्योरर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है जी, दोनों पार्टी को बुला लेंगे। लेट्स से जिसने एक्सीडेंट किया है अगर वो अवेलेबल है, वो मिल गया है, वो भागा नहीं है, ठीक है जी, तो उसको भी नोटिस चला जाएगा, उसको भी बुला लेंगे। लेट्स से हिट एंड रन है और वो अभी तक नहीं मिला है, जैसे हमने प्रिज्यूम किया था वो ट्रक ड्राइवर। ठीक है जी, तो इंश्योरर तो है, इंश्योरर को बुला लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, आप क्यों पास नहीं कर रहे हो या फिर आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया इस बेचारे का क्लेम, ठीक है जी, उसकी सुनवाई कर लेंगे। होल्ड एन इंक्वायरी, कैसे? इंक्वायरी बिठा के। ठीक है ना, इंक्वायरी को अंडरलाइन कर लेना, इनटू द क्लेम और एज द केस में भी जो भी केस हो, ईच ऑफ द क्लेम्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 163 में मेक एन अवार्ड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, और फिर डिटरमाइन कर देंगे इंक्वायरी करने के बाद। ठीक है जी। और ट्रिब्यूनल क्या रहेगी? ट्रिब्यूनल शैल स्पेसिफाई द अमाउंट विच शैल बी पेड बाय द इंश्योरर। यस, ट्रिब्यूनल बताइए कितना अमाउंट पे करना। नंबर 2, स्टार लगा लेना। ये जो क्लेम ट्रिब्यूनल है शेल अरेंज टू डिलीवर कॉपीज ऑफ द अवार्ड टू द पार्टीज एक्सपीडिशियसली, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। कितने दिनों में? अंडरलाइन, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड। ठीक है ना, इसी कारण से, क्योंकि ट्रिब्यूनल है इसी कारण से अवार्ड बोल रहे हैं। पूरी लंबी चौड़ी जजमेंट आती है। ठीक है ना, मान लो एक ही केस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया अपने रोहतक के अंदर एक सेशन जज साहब होते थे जिन्होंने अपना पूरी फैमिली को दी थी एक्सीडेंट के अंदर, वो बहुत बढ़िया कंपनसेशन अवार्ड करते थे। ठीक है जी, बाकी स्ट्रिक्ट रहते थे बेसिकली, कोई भी क्रिमिनल केस है बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। ठीक है जी, लेकिन अगर एमएससीटी के केस आते हैं तो बहुत बढ़िया कंपनसेशन पास करते थे। मान लो सेम कंसिडरेशन, सेम केस से सेम फैक्ट्स में अगर मान लो किसी दूसरे जज के सामने रखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जज सुना दे। कई ऐसे भी जजेस होते हैं, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर आप फील करोगे दौरान योर एज या फिर जो भी प्रैक्टिस प्रोफेशन करोगे, आप फील करोगे कि प्रैक्टिस के अंदर कई ऑफिसर्स और जजेस ऐसे भी होते हैं जब उनको कंपनसेशन देने के लिए बोलोगे तो वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो अपनी पॉकेट से कंपनसेशन दे। नहीं इतना नहीं जी, नहीं नहीं इतना थोड़ी ना। क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ चल रहा है क्या? ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। कई बार कई जजेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिलान्थ्रोपिकली और बहुत ही सिंसियरली जो है वो बहुत कोर्डियली कंपनसेशन भी पास कर देते हैं।
ठीक है, ये तो जज की बात होती है। इसी कारण से सीधा सिंपल क्या बोल दिया है, अवार्ड का 15 दिन है, उसके अंदर तो जो अवार्ड मिल जाएगा उसको, ठीक है जी। और मान लो आगे की कार्रवाई करनी है किसी ने तो वो भी कर लेगा। Number three, when an award is made under this section, the person who is required to pay any amount in terms of such award shall within 30 दिन of the date of announcing the award by the claim tribunal deposit the entire amount awarded in such manner as the claim tribunal may direct। और 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट जो हो डिलीवर करना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल में डिलीवर करवा रहे हैं, ठीक है ना। लेट से अमाउंट छोटा है, ठीक है, तो जज साहब क्या करेंगे, ये अपने चेयरमैन साहब, एमएससीडी में तो चेयरमैन ही बोलेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज एडीजी साहब या फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या करेंगे, सीधा सिंपल बोलेंगे भाई ऐसा है जी, आप कैश पेमेंट करा दो, ठीक है ना, या फिर क्लेमेंट से पूछ लेंगे, हाँ जी आपको कैश करवा देगा, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, ठीक है जी, दिक्कत, ठीक है जी, तो फिर आप कैश दें, ठीक है जी। कब, 30 दिन के अंदर अंदर। कैसे जी, आप ऐसे करना, सीधा सिंपल एप्लीकेशन बनाना, ठीक है ना, कि जी मैं कैश लेकर आया हूँ, या फिर कुछ दिन बता दे मेरे को, ठीक है ना, उस दिन जो है 10 मिनट में आपको दे दूंगा, ठीक है जी। हमने क्या करना है, या फिर बीइंग ए जज मुझे क्या करना है, जो भी सेटिस्फेक्शन आई है मेरे को रिकॉर्ड करनी, क्योंकि फाइल बंद करके फिर कंसाइन रूम में भी तो भेजनी है, ठीक हो गया। लेट्स से अमाउंट बड़ा है, ठीक है ना, या फिर अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पॉलिसी क्या है कि कैश फ्लो मत कीजिए आप, जितना संभव हो सके उतना आप ऑनलाइन काम कीजिए, ठीक है। या फिर पुराना समय है भैया, नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, ऐसा है जी आप 12 लाख का डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बना के साइन करवा के आप ले आओ, ठीक है। किस कब तक ले आओगे, डिमांड ड्राफ्ट बनने में, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसने थोड़ी ना काम करना है, वो तो इंश्योरर बनवाएगा, इंश्योरर के पास पूरी, इंश्योरर कंपनी मतलब, ठीक है ना, उसके पास तो पूरी डिटेल रहती है। अच्छा खुद के बैंकर्स भी होते हैं, ठीक है ना, खुद के एजेंट होते हैं जो बैंक में काम करते हैं, वो क्या करेंगे भाई, एप्लीकेशन लगा दी बैंक में, भाई 12 लाख का डीडी बना दो, 12 लाख का डीडी बनाया, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने क्या किया, अपने एजेंट को भेजा, जा भाई जज साहब को दिया, ठीक है ना, सिंपल। जज साहब ने बोल दिया, बोल रखा था क्या, डीडी लिया, जज साहब ने बोल दिया कि ट्रेजरी में जमा करा दो भाई डीडी। अब जिस तारीख पे एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ उस तारीख पे दोनों को बुला लेंगे अगर जरूरत है तो, वरना सीधा सिंपल डीडी तो आ ही चुका है, डीडी जो है क्लेमेंट को पकड़ा देंगे, क्लेमेंट को बोल देंगे हाँ भाई डीडी आ गया, आ गया, रिकॉर्ड कर लेंगे, साइन करवा दिया, चल मेरा भाई छुट्टी। फिर जैसे आप क्या ऑर्डर करेंगे, सफिशिएंटली जो है एग्जीक्यूशन हो चुका है और सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर ली गई है, एज फॉर द फाइल बीइंग कंसाइंड टू द रिकॉर्ड, ठीक है, साइन के चल भेज दिया। रिकॉर्ड रूम समझते हैं ना, है ना, मुर्दा कर फाइल। 169 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, यस, ये देखो प्रोविजन 1 का लास्ट लाइन, समरी प्रोसीजर चलेगा, अंडरलाइन कर लो। 168 में जो कार्रवाई चल रही है वो समरी प्रोसीजर की चल रही है। समरी प्रोसीजर मतलब कोई एविडेंस, एविडेंस चीफ क्रॉस री एग्जामिनेशन फलाना हॉस्टाइल हो गया, ये हॉस्टाइल होगा, कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, एफआईआर की कार्रवाई अलग चल रही है, ठीक है ना, एक ट्रक वाला था उसने टक्कर मार दी और वो टक्कर मार हिट एंड रन करके भाग गया है वो, या मर्डर करके भाग गया है, वो अलग चलेगा। यहाँ पर तो सिर्फ सारे कंपल्सरी चल रहा प्रोसीजर का टाइम तो 6 मंथ का होता है है। ना, हाँ, बड़े नहीं केस तो 2 2 साल हाँ चलते हैं, ठीक है ना। समरी प्रोसीजर का ना दो, समरी प्रोसीजर का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो समरी हम सिर्फ क्यों निपटाना है, भारत जैसे देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं कर सकते हो टाइम फिक्स, नहीं कर सकते, 5 करोड़ की पेंडेंसी है, ठीक है ना। नंबर टू, पहली लाइन, सिविल कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा, द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स for the purpose of taking evidence on oath and enforcing attendance of the witness and compelling the discovery and production of the document, material objects and for such other purposes, ठीक है जी, सिंपल होगा। शैल बी डीम्ड टू बी सिविल प्रोसीजर, सिविल कोर्ट अंडरलाइन करो इसको, डीम्ड सिविल कोर्ट कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 ऑफ चैप्टर, ये आपका 26 हो गया, ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी के प्रोसीजर से। चलो जी आगे, सीआरपीसी चैप्टर 26 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर्स लिखे हुए थे बेसिकली। ये हमारा कि भाई कौन प्रेजेंट करता है क्रिमिनल केसेस को, ठीक है जी। अब मान लो कोई विटनेस यदि बुलाना है तो, और मान लो उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोसीजर्स लिखे हैं बेसिकली। आगे जो 170 पे, इम्प्लीडिंग इंश्योरेंस इन सर्टेन केसेस, ये सीधी सिंपल सी बात है। अब सीधी कॉमन सेंस की बात बताओ, क्या इंश्योरेंस कंपनी को इम्प्लीड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, जो एमएसएटी के केसेस होते हैं, क्या इंश्योरेंस कंपनीज को शामिल करना चाहिए, केस के अंदर नाम लिखा जाएगा, शामिल करने का मतलब ये है।
करना चाहिए कॉमन सेंस से। यस, फिर कंपनसेशन वो दे रही है, इंश्योरेंस की बिल्कुल। कंपनी दे रही है। अगर इंश्योरर है, अगर इंश्योरर पिक्चर में है तो उसको शामिल करना पड़ेगा। लेट से कोई पार्टी भूल जाए, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने शामिल ही नहीं किया, या फिर कई प्रोजेक्ट ऐसे बड़े बड़े होते हैं जिसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ठीक है ना। ये जनरली क्या होता है, अपने जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, जो कंपनीज बड़ी बड़ी जो है इनको चलाती होती है, काम वगैरह करती होती है, तो ये काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज का साथ लेती है, क्योंकि इनका ले ऑफ बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। मान लो करोड़ों का माल लेके जाना होता है इनको, तो एक इंश्योरेंस कंपनी के बस की बात नहीं है जो इतना बड़ा इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोलैबोरेशन में इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट 71 आ गए हो। सीधा सिंपल, अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 171 के अंदर, तीसरी लाइन सिंपल इंटरेस्ट लगेगा मेरे, ठीक है। 171 की तीसरी लाइन, एट सच रेट फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ मेकिंग द क्लेम, जिस तारीख को क्लेम बना है, ठीक है जी, उस तारीख से पहले नहीं जाएंगे। 172 के अंदर कोस्ट का विषय आया हुआ है, ठीक है जी। सीधा सिंपल, कोस्ट कैसे, ये ध्यान रखना, कोस्ट कभी भी रेमेडी नहीं होती। कोस्ट बेसिकली जो कोर्ट जो प्रोसीजर चला रहा होता है उसको स्मूथ करने के काम आती है। मान लो कोई पार्टी बकवास ज्यादा कर रही है तो उसके ऊपर कोस्ट लगा दी, ठीक है भाई, आपको तीसरी बार बोला है, आप डॉक्यूमेंट लेके क्यों नहीं आ रहे, ठीक है जी, जी अगली तारीख पे ले आए, नहीं अगली तारीख पे नहीं, अभी 10 मिनट में पेश कीजिए, ठीक है जी। फिर वकील साहब आ गए, फिर सीनियर वकील साहब आ गए सिफारिश करने के लिए, जी हो गया जी, इससे गलती होगी, हम भी इसको कह रहे हैं, लेके नहीं आ रहा है, ठीक है, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दीजिए जी, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अलॉन्ग विद द 10,000 कोस्ट। आप पहले पोस्ट जमा कराओगे, फिर डॉक्यूमेंट पे हाथ लगाऊंगा, वरना मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। इसी के अंदर 172 के अंदर ये जो ए बी के नीचे चल रहा है, नीचे देखो स्पेशल पोस्ट आ गया है तीसरी लाइन में, मिला, देखो तो, ये नीचे यहाँ देखो, यहाँ पे इसके नीचे स्पेशल पोस्ट लिखा था वर्ड, हाँ मिल गया। अंडरलाइन करो, स्पेशल पोस्ट बाय वे ऑफ कंपनसेशन, ठीक है जी। नंबर 2 देख लो, कोई भी क्लेम नहीं बनेगा, नो क्लेम, ट्रिब्यूनल शेल पास एन ऑर्डर फॉर स्पेशल पोस्ट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी अमाउंट एक्सीडिंग 1,000 रुपए, ठीक है। ले दे के सारा का सारा काम बंदा कितना 1,000 रुपए के लिए केस हो रहा है, इसके ऊपर कोस्ट कुछ नहीं बनाना कुछ भी। तीसरा, नो पर्सन और इंश्योरर अगेंस्ट whom an order has been made under this section shall by reasons thereof be exempted from any criminal liability, yes, जो एफआईआर वो अलग चल रही है। लेट्स से जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने एक्सीडेंट किया और वो वहां से भाग गया, उसके अंदर बंदा मर गया या फिर वो चोटिल हो गया, ठीक है जी, अब जितनी पनिशमेंट क्या बोलते हैं आईपीसी या बीएनएस में बता कि वो अलग चलेगा मामला। ये तो डीम्ड सिविल कोर्ट का प्रोसीजर है समरी, ये अलग निपटेगा, यानी कंपनसेशन इधर से ले लिया, अगर उसको सजा भी होनी है तो सजा अलग से हो जाएगी। हाँ, जो क्रिमिनल कोर्ट है कम से कम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करेगी, कब, जब वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड कर रही होगी, यानी 5 साल की सजा लिखी हुई है के अंदर, ठीक है ना, भाई इसको 5 साल की दें या कम करें, तो एक फैक्ट क्या आ गया जी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी, ये तो अकेला ब्रेड अर्नर है, इसके तो माँ बाप भी बीमार हैं, इसके तो बच्चे बीमार हैं, ये तो डर गया था, ये तो ये हो गया था, ये तो बच्चा है, ये तो छोटी उम्र का है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने तो कंपनसेशन भी सारा का सारा पे कर दिया है, चलो भाई ठीक है 5 साल की नहीं करते, चल मेरा भाई साल के लिए चला जी, और कम कर दो, जितनी कम हो सकती उतनी होगी, क्वांटम सेंटेंस डिसाइड करके क्वांटम, वो अलग है, वो अलग चलेगा, इस एक्ट की कार्रवाई अलग चलेगी, ठीक है ना। 173 के अंदर अपील सिंपल, subject to the provision of subsection 2, any person aggrieved by an award of a claim tribunal may within 90 days from the date of the award preferred an appeal to the high court, yes 19 को अंडरलाइन कर लेना, और हाई कोर्ट में अपील जाएगी, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जज सुन रहे हैं यहाँ तो, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट नो अपील बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ द अवार्ड शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अनलेस ही हैज डिपॉजिटेड विद द 25,000 रुपीज और 50%, अंडरलाइन करो, 25,000 को अंडरलाइन करो और 50% को अंडरलाइन करो। अगर अपील डालनी है तो आपको ये अर्नेस अमाउंट देना पड़ेगा अपीलेट कोर्ट को, वरना अपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो 5-10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बस।
चलो फिर मेरे को 3 मिनट दो आप। चलो 173 पे आ जाओ। बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, where any claim tribunal has been constituted for any area, no civil court shall have jurisdiction to entertain any questions relating to any claim for compensation which may be adjudicated upon the claims tribunal। ठीक है जी। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है, इसके अलावा सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। डीम्ड सिविल कोर्ट बोला है, एक तो आभासीय सिविल कोर्ट होगी, एक होगी फुल प्रॉपर फुल फ्लैश सिविल कोर्ट, ठीक है ना। तो जितना जुडिक्शन इस एक्ट ने दिया सिर्फ उतना ही जुडिक्शन है सिविल कोर्ट के पास। ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, देखो इसके अंदर जो है बेसिकली अपने को ऑफेंसेस बताए गए हैं, ठीक है जी। जो अपने को पढ़ना है देखना है उस पर निशान लगा लो जरा। 177, 170A, 77A, 78। बेसिकली देखो क्या है, अपने को सिर्फ जो पनिशमेंट है सिर्फ वो पढ़नी है, जो फाइन वगैरह सिर्फ वो पढ़ना है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं देखना है इसके अंदर। 179, 180, 181, 182A, 182B, एक्सेस स्पीड वाला 183, 184 ड्राइविंग डेंजरसली, ड्राइविंग 185 ड्रंक एंड ड्राइव, 192 यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, 199A specifically offenses by juveniles, 199B revision of fines। बस ये देख लो, बस खत्म, मिस नहीं से इसके बाद। 209 पे निशान लगा लो, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्विक्शन। ये ध्यान रखना, ये सारा जो आपको बताया ये वाला, ठीक है ना, ये सारा का सारा आपका सिविल उसकी सीनियर जुडिशरी के लिए, जूनियर के लिए नहीं है, बस ये एडिशन भी करवा दिया आपको, ठीक है। चलो जी, आज से जितना भी मिसलेनियस का था वो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। फुल फ्लैश क्लासेस अपना जो बच्चे छुट्टी वगैरह पे वो भी अपना आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपना क्लास अपना 6 तारीख से शुरू कर लेंगे, ठीक हो गया, सही। आप एक बार पढ़ लेना इनको, लेट्स से अगर एक एडिशनल क्लास की जरूरत है तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है ना बढ़िया। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आपकी जो 3 से, हाँ, जो स्टूडेंट्स की आपकी 3 तारीख से, ठीक है। आपके वो जो फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे भी करना तो 6 तारीख को उनको बोल देना, और लेट से अगर वो जो स्टूडेंट्स वगैरह भी करना तो 3 तारीख से वो आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, आ जाओ आ जाओ।